हेलो बच्चों। वेलकम टू डीडी पाठशाला, घर घर की पाठशाला, आपकी अपनी पाठशाला में आप लोगों को सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर साइंस जो आप लोग का 11th की एग्जाम होने वाली है, कब है? 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को आप लोग को एग्जाम होने वाली है। मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो दे चुका है। अभी जैसे तुम लोग को पता होगा कि क्लास 11th में आप लोग को क्या क्या पढ़नी होती है बच्चों। आप लोग को पढ़नी होती है दो यूनिट पढ़नी पड़ती है। एक पढ़नी पड़ती है कंप्यूटर फंडामेंटल और एक पढ़नी पड़ती है C++ प्रोग्रामिंग। उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं। तो अभी हम चैप्टर पे नहीं जाके हम लोग किस पे जाएंगे, तो दो यूनिट पे जाएंगे। तो आज हम लोग पूरी तरह से फंडामेंटल कंप्यूटर कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी बताएंगे कि C++ जो मैंने अपलोड कर चुका है उनको देखना ना भूले। और दूसरी बात बच्चों कि आप लोग के जो एग्जाम पेपर है उसमें जो है दो यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला यूनिट से 10 या 12 MCQ आपसे पूछी जाएगी, बाकी जो है C++ से पूछी जाएगी। और खुशी की बात यह है बच्चों कि जो मैंने C++ दिया है वो पूरी तरह से ट्रिक बेस क्लास है, ट्रिक बेस। ठीक है, बात बाकी PYQ क्वेश्चन तो है ही, लेकिन ट्रिक बेस वाली वो देखनी बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग पहले ना देख पाए हो और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं बोलूंगा कि आप एक ट्रिक वाला क्लास जरूर देखिए। देखो, मैंने इस यूनिट 1 कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 1 दे चुका हूं और आज पार्ट 2 देने वाला हूं। ठीक है। कम यहाँ पर मैंने पार्ट 1 में क्या क्या डिस्क्राइब किया, व्हाट इज कंप्यूटर, सब चीज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जनरेशन के बारे में हम लोग देखा है ना, और अच्छी तरह से देखा है, इससे भी अच्छा। आज हम लोग यहाँ से देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक बार बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग को वीडियो कहाँ और कैसी मिलेगी। ठीक है, देखो आपको जो वीडियो है बच्चों कहाँ मिलेगी। जैसे ये मेरा वीडियो है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। चलो, तो ये मेरा जैसे वीडियो ओपन हो गया। ठीक है, ये वाला वीडियो तो आप लोग को जरूर देखनी ही है। ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो है कतई जहर वाला MCQ वाला वीडियो है, पूरी ट्रिक बेस है। अभी देखो, 1 मिनट। देखो, अभी मैं तुम लोग को वहां से पूरी तरह से बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या इनके अंदर कलेक्शन वीडियो है, वो सब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, आप लोग को डीडी पाठशाला में जाना है। यहाँ पर लिखी हुई है प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में जाना है, यहाँ पर खोजनी है। ये भी मेरा एक वीडियो है इधर से, ये भी एक मेरा वीडियो है बच्चों ITS क्लास 11th के लिए। तो मैं बोलूंगा इसमें आप जिसका जिसका ITS है वो जाए, और जिसका कंप्यूटर साइंस है वो इस प्लेलिस्ट में आए, क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का प्लेलिस्ट में आए। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में अभी जो है अ, एक मेरा कतई जहर वाला MCQ का ट्रिक वाला वीडियो है, एक मेरा PYQ के लिए वीडियो है, और एक वीडियो है इसमें, इसमें आया नहीं है एडिटर जी। एक और वीडियो है इसमें आया नहीं है प्लेलिस्ट में, क्लास 12 एक और वीडियो है, शायद वो क्लास 12 में चले गई है। ठीक है, ये वाला जो आप लोग को बहुत ही जरूरी है ये वीडियो को देखना, क्योंकि ये जो है यहाँ पर लिखी हुई है ट्रिक, है ना, ट्रिक वाली ये वीडियो है, कतई जहर वाली ट्रिक वाली वीडियो है। इनको तो देखनी ही है। ये PYQ है, इनको देखनी है। और मैं बताता हूँ इसका पार्ट 1 अभी इसके अंदर नहीं है, शायद ये चला गया होगा क्लास 12 वाला में। क्लास 12 शायद इस वीडियो के अंदर आ गई होगी मेरी। ठीक है, मैं उसको सेपरेट कर दूंगा। देखो, हाँ ये वाली जो आपको फर्स्ट में दिख रही है ना कंप्यूटर साइंस,
ये वाली वीडियो मैं इसको थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, हाँ उसको हटा देना है। जैसे ये वाली वीडियो है, ये जो है अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ फंडामेंटल कंप्यूटर, ये पार्ट 1 है। और आज जो हम देने वाले हैं वो पार्ट 2 है। इनको देखनी बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पे इसका सारा डिटेल्स दिया हुआ है, सारा चीज बताया गया है ना। देखो ये सब सारे कुछ मैंने इसके बारे में बताया एकदम पूरी तरह से निचोड़, मतलब कि इससे तो 5-6 एमसीक्यू ऐसे सॉल्व हो जाएगी। और आज जो मैं बता रहा हूँ पार्ट 2, इससे भी 5-6 एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो आप लोग को क्या करनी है, ये सब वीडियो देखनी है। क्या क्या वीडियो हुई एक बार और देख लेते हैं, क्या क्या वीडियो हो गई। हाँ देखो, एक तो मेरी ये वीडियो हो गई, एक वीडियो ये देखनी है, वो मेरी प्लेलिस्ट में आ जाएगी, क्लास 11th वाली प्लेलिस्ट में आ जाएगी बच्चों, है ना। इसमें आ जाएगी। अभी तो 2 ही वीडियो है, अभी इसमें और भी वीडियो आ जाएगी। एक मिनट बच्चों। अरे ये क्या, इसको डाल दिए प्लेलिस्ट में। अच्छा ये डाला गया बच्चों, आ जाएगी ठीक है। ठीक है बच्चों, एक वीडियो, 2 वीडियो, एक आ जाएगी पार्ट 1, और एक आज जो मैं ये बना रहा हूँ पार्ट 2। ठीक है। और भी कुछ कुछ एमसीक्यू में आ जाएगी। और दूसरी बात जो है, अभी और जो वीडियो आएगी उसमें आप लोग को क्या करनी है, ऑनलाइन टेस्ट भी देनी है। तो आप लोग को क्या करनी है बच्चों, ऑनलाइन टेस्ट देनी है। कैसे टेस्ट देनी है, मैं जो इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो बच्चों, वहां पे मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे टेस्ट दे। ठीक है, आप लोग को टेस्ट देनी बहुत ही जरूरी है। जब भी एग्जाम देने जाओ उससे पहले टेस्ट देनी होगी। और उसमें जो है कम से कम आपका 100 एमसीक्यू रहेगी, और उससे तो बहुत सारे एमसीक्यू आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों। तो आप लोग को क्या करनी है, जितने भी बच्चे हैं सभी को वहां पर टेस्ट देनी है। तो मैं इसके बाद जो मेरा वीडियो होगी उसमें मैं दूंगा। ठीक है। आ, वो आ जाएगी वीडियो। तो ये प्लेलिस्ट में आप लोग को जाके देखते रहनी है। और यहाँ पर मेरी वीडियो आ जाएगी, वहां से आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट देनी है। उसके बाद ही आप लोग को फाइनल में जानी है। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की क्लास, यानी कि पार्ट 2 की क्लास, यानी पार्ट 2 की क्लास। ठीक है। चलो बच्चों, पार्ट 2 की क्लास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, इसके बारे में थोड़ा पहले भी बता दिया था। आज हम थोड़ा सा बताते हैं, और जल्दी से जल्दी सबको रिवीजन करेंगे, क्योंकि टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों। जैसे मेरा टॉपिक है सीपीयू, है ना। इससे पहले तो हो गई है सब चीज। तो सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बच्चों, ये क्या होती है, देखो ये जो है यही एक डब्बा है ना। ये जो डब्बा तुमको दिख रही है ना, ये डब्बा है, इसी को हम लोग बोलते हैं सीपीयू। ठीक है। ये सीपीयू है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बच्चों, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर एक चीज ये लगा होती है, प्रोसेसर, है ना। प्रोसेसर पार्ट 1 की वीडियो में बहुत अच्छा अच्छा इमेज है, वहां से आप लोग देख के समझ सकते हैं। पूरा कंट्रोल इसी के ऊपर होती है, किसके ऊपर, प्रोसेसर के ऊपर। और आप लोग का भी मोबाइल प्रोसेसर का होगा बच्चों। आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइए कि मेरा मोबाइल इस प्रोसेसर का है, उस प्रोसेसर के पास है, जिसका जो सिस्टम है, बताइए कि आपका जो प्रोसेसर है किस तरह का प्रोसेसर है सिस्टम में। ठीक है। सीपीयू, आप लोग की यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछी जाएगी बच्चों, यहाँ पे पूछी जाएगी फुल फॉर्म, या फिर द मेन कंपोनेंट टू मेक अ कंप्यूटर ऑपरेट इज दिस कंप्यूटर चिप और माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, यानी ये वाली पॉइंट आप लोग को याद रखनी है कि पूरा सीपीयू में एक चिप इसको मेंटेन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, या फिर बोलो तो चिप। यही क्या करता है, पूरा सीपीयू को हैंडल करता है। बाद बाकी इसमें जो भी लिखा गया कि इसमें अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज बता देता हूँ, थोड़ा सा एक और बैक जाता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं बैक जा रहा हूँ।
देखो बच्चों, थोड़ा सा बैक जाऊंगा, वहां पर आप लोग को एक चीज दिखा देता हूँ कि सीपीयू के जो अंदर होते हैं वो कैसा पार्ट होते हैं। सीपीयू के अंदर थोड़ा सा ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो बच्चों ये सीपीयू है। सीपीयू के अंदर दो पार्ट होते हैं, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सीयू से कौन कौन कनेक्ट है, इनपुट और आउटपुट कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और इससे कौन कौन मेमोरी कनेक्ट होते हैं, रैम रोम कनेक्ट होते हैं। अभी हम लोग इसके बाद मेमोरी ही देखेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग मेमोरी की ओर चले। चलो बच्चों, मेमोरी, मेमोरी किसको बोलेंगे, तो इट इज फैसिलिटी द रिमेम्बर पावर टू कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ये एक ऐसा होता है जो कंप्यूटर को याद रखवाता है कि भाई तुम्हारे सिस्टम के अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। इट रेफर टू द फिजिकल डिवाइस यूज टू स्टोर प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम को स्टोर करती है। सीधा सीधी अगर ये तो क्वेश्चन अगर पूछेगी, क्योंकि जो स्टोर करने वाली डिवाइस होती है उसको क्या बोलेंगे, सीधा मेमोरी बोलेंगे, ठीक है। और अभी इसके अंदर और भी चीज लिखी गई है, रैम रोम लिखी गई है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल ये सब लिखी गई है, जो कि इसके बाद पार्ट है, तो इधर ज्यादा डिफिनेशन दूर जाने की जरूरत नहीं है। जिसको मूड है पढ़ो, वरना ये टोटल टॉपिक इसके आगे भी लिखी हुई है। चलो हम लोग आगे चलते हैं। जो जो देखो बच्चों, मैं पहली बता रहा हूँ, वीडियो में जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी की ओर जा रहा हूँ, जहां से क्वेश्चन पूछी जाएगी मैं उसी की ओर जा रहा हूँ। अभी आप लोग के पास टाइम नहीं है कि पूरी तरह नोट्स को पूरी डिटेल्स में पढ़ो, ठीक है बच्चों। चलो, तो चलो इसके बाद देखता हूं मैं, पहले देखता हूं बोल। देखो, मेमोरी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये मेमोरी जो ये देखें, ये जो मेमोरी होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के। एक होते हैं रैम, सॉरी, दो प्रकार के मेमोरी होते हैं बच्चों। कौन कौन, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। कौन कौन मेमोरी होती है, एक तुम्हारी होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। एक तुम्हारी होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी तुम्हारी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वोलेटाइल मेमोरी और एक होते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। वोलेटाइल मेमोरी में, वोलेटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं, तो रैम को बोलते हैं। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है उसको हम लोग रोम को बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जस्ट अभी हम लोग का सारा डिफिनेशन भी आ जाएगा, है ना, डेफिनेशन भी आ रहा है बच्चों रैम रोम का। रैम जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एस रैम डी रैम। और तुम्हारे जो रोम होते हैं बच्चों वो भी तो लगभग तुम्हारे बहुत प्रकार के होते हैं, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलो अभी मैं देखता हूं। चलो उसके बाद अभी क्या है, उसके आगे टॉपिक वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। चलो अब इसको देख लूं मैं। देखो, वोलेटाइल मेमोरी यानी बोले तो रैम, वोलेटाइल मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। डायरेक्ट एमसीक्यू का सवाल है ये। वोलेटाइल मेमोरी इज द कंप्यूटर मेमोरी दैट रिक्वायर टू पावर मेंटेन। ये क्या काम करती है भाई, ये पावर को मेंटेन करने का काम करती है। जो रैम होती है ये क्या काम करती है, पावर को मेंटेन करती है। जो कि स्टोरेज इंफॉर्मेशन होती है उसी को, उसका जो उसको जो है पावर देके क्या करती है, रैम का काम होती है। मैं बच्चों बोला क्या कि आपका मोबाइल कितने जीबी का रैम है और कितने जीबी का रोम है। जैसे मैं बताऊं, मेरा है 12/256, 12 GB 256 GB, ये मेरा रैम है, ये मेरा रोम है। अब इस रैम के तहत क्या कर सकते हैं, एक बार में लगभग मैं 200 ऐप भी एक साथ चला सकता हूँ। और कैसे चला सकते हैं मोबाइल के अंदर, तो जो तुम मिनिमाइज जो करते हो ना बच्चों, उस मिनिमाइज के अंदर जितने भी ऐप होते हैं वो सब ऐप रनिंग मोड में होते हैं। तो रैम क्या करती है, उन सभी को क्या करती है, पावर देने का काम करती है रैम। और रोम क्या करती है, तो स्टोर करने का काम करती है। मान लो तुम्हारे मोबाइल में 10 GB के मूवी है, गाने हैं, वीडियो है, या फिर बहुत तरह के ऐप है, 3 GB 4 GB के ऐप है, वो सभी किस में खाएगा, तो रोम में खाएगा। रोम का फुल फॉर्म क्या होते हैं, रैंडम एक्स रीड ओनली मेमोरी। और रैम के फुल फॉर्म क्या होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो बच्चों रैम का काम होता है सीधी सीधी क्या करना, उसको पावर देना। अब बच्चों तुम नया मोबाइल खरीद के ले आओ और उसको तुम स्विच ऑफ से स्विच ऑन करो,
तो जब तुम उसको ऑन करोगे वो विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड में क्या हो जाएगी, फोन ऑन हो जाएगी। अब वही फोन 2 साल के बाद ऑन करो, ऑफ करके ऑन करो, वो ऑन होने में 3 से 4 मिनट लेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितने भी स्टोरेज होते हैं उन सभी को पावर देने में रैम को टाइम लगती है, इसीलिए तुम वहां पर गोल गोल घूमती है, लोडिंग लेती है, उसको बोलते हैं बूटिंग हो रही है। ठीक है, उसको बोलते हैं बूटिंग हो रही है, वो सब अभी हम लोग टॉपिक में देखेंगे। खैर चलो अभी हम लोग आगे देखते हैं। तो वोलेटाइल मेमोरी इज द कंप्यूटर मेमोरी, एक तरह का कंप्यूटर मेमोरी होता है जो काम करता है पावर को मेंटेन करना। मोस्ट मॉडर्न सेमीकंडक्टर वोलेटाइल मेमोरी, जितने भी रैम होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो एसी करंट में भी चलेगी, डीसी बैटरी भी लगा दो उससे भी रैम काम करेगी। इज आइदर स्टैटिक रैम, दूसरा डायनेमिक रैम। तो ये दो प्रकार के रैम होती है, एक रैम होती है स्टैटिक रैम, दूसरी होती है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम जो होती है retain its content as long as the power content and easy to interface to but uses 6 ट्रांजिस्टर पर बीट। ये इसका ये स्पीड है कि एस रैम जो है इतनी स्पीड से क्या करती है, काम करती है। तो खैर जरूरी नहीं है, आपके एग्जाम में एस रैम और डी रैम दो प्रकार की पूछ ली जाती है। ठीक है, खैर इस पे नहीं रहना। यही ये जो पिक्चर आप लोगों को दिख रही है यही रैम है। ठीक है, फिर डायनेमिक रैम भी है लेकिन उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं रोम। रोम रोम किसको बोलेंगे? रोम का फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। नॉन वोलेटाइल को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन वोलेटाइल मेमोरी को ही हम लोग रोम बोलते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी को, नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज द कंप्यूटर मेमोरी दैट रिटर्न द स्टोर इंफॉर्मेशन इवन व्हेन नॉट पावर। अगर मान के चलो कि तुमने सिस्टम को क्या कर दिया है, ऑफ कर दिया है, या फिर तुमने मोबाइल फोन को ऑफ कर दिया है। ठीक है बच्चों, अगर तुम मोबाइल फोन को ऑफ कर दिए हो और तुम्हारे मोबाइल में कम से कम 150, 150 नहीं बोलेंगे, चलो 60 GB का डाटा है। ठीक है, मूवी है, ऐप है, मूवी वीडियो फोटो वोटो ये सब डाटा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अगर बंद कर दियो, मोबाइल स्विच ऑफ है, तो वो डिलीट हो जाएगी या फिर वो खो जाएगी, इधर उधर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होने वाली है, क्योंकि रोम में अगर तुम पावर दो या ना दो, उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर रहती है वो स्टोर रहे करती है, चाहे तुम उसको पावर दो या ना दो। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जो स्टोर करती है इंफॉर्मेशन व्हेन यू हैव नॉट पावर, अगर तुम उसको पावर नहीं भी दोगे तो ये अपने अंदर डेटा स्टोर कर लेती है। मान के चलो पेन ड्राइव है, तुमने उसको पावर दिया नहीं है, ठीक है, फिर भी तुम क्या कर रहे हो, इधर से मूवी इसमें डाल रहे हो उसमें डाल रहे हो बिना पावर का ही। तो रोम में तुम्हारा पावर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन रैम में बिना पावर से आप स्टार्ट कर ही नहीं सकते रैम को। ठीक है, एग्जाम्पल में बहुत कुछ है, फ्लैश मेमोरी है तुम्हारा, बहुत सारे रोम होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, है ना, ईईपी रोम, ये रोम के पार्ट होते हैं, इधर जाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग कैचेज मेमोरी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, कैचेज मेमोरी क्या होते हैं? कैचेज मेमोरी इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक तरह का क्या होते हैं, रैम होते हैं। एमसीक्यू का एकदम फेवरेट क्वेश्चन कि तुम्हारे जो कैचेज मेमोरी होते हैं क्या होते हैं बच्चों, तो डायरेक्ट वहां से बोलेंगे कि वो रैम होते हैं। रैम होते हैं, दैट ए कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर, ये एक तरह का माइक्रो प्रोसेसर के साथ दिखते हैं। कैन एक्सेस मोर क्विकली, ये क्या काम करते हैं बच्चों, बहुत ही क्विकली काम करते हैं। इतना जल्दी ये क्विकली काम करेगा कि कहने के बात ही नहीं है ना। तो रैम तो होती है, लेकिन आजकल जो तुम्हारे मोबाइल में बहुत ही जल्दी एक्सेस कर जाती है, वो सभी किसके द्वारा होती है, कैचेज मेमोरी के द्वारा होती है। तो आजकल तो रैम के साथ साथ कैचेज मेमोरी भी आने लगी है डिवाइस सब में। तो इस तो सीधा सीधी याद रखो कैचेज मेमोरी क्या है। तो कैचेज मेमोरी एक तरह का रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि क्या करती है, वो जो एक्सेस करने के काम करती है, जो माइक्रो प्रोसेसर जितने जल्दी एक्सेस नहीं कर सकते हैं उससे कई गुना अधिक यानी क्विकली काम करती है। कौन? कैचेज मेमोरी। बस अब इसका देखने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर कौन कौन पार्ट है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से हार्ड डिस्क तुम्हारे सेकेंडरी मेमोरी हो गए। ऑप्टिकल डिवाइस में कौन कौन हो गए, सीडी जितना भी है, डीवीडी, सब तुम लोग जान रहे हो, ये सब क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। और ऑप्शन में दे देते हैं, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क है, तो देख लेना। पेन ड्राइव ये तुम्हारी सेकेंडरी मेमोरी है। फ्लैश में
इससे पहले जितना भी पढ़े वो सब प्राइमरी था, ये सब सेकेंडरी। फ्लैश डिस्क, मेमोरी कार्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ब्लू रे डिस्क, है ना, ब्लू रे डिस्क। यहाँ पर ब्लू नहीं है, BLU है, ठीक है। तो ये, अच्छा सेकेंडरी मेमोरी किसको बोलेंगे? जिसको आप बाहर से मेमोरी लगा सकते हैं वो सेकेंडरी हो गए, और जिसको आप बाहर से नहीं लगा सकते, पहले से लगा हुआ होता वो होती है प्राइमरी, ठीक है। तो ये सब तो आप लोग नाम जानते ही होंगे सेकेंडरी मेमोरी का, ठीक है। सर डायरेक्ट MCQ करवा दें? हाँ भैया, डायरेक्ट MCQ पे मत जाइयो। NEP 2020 जब से लागू हो गया ना, मैं सतर्क हो गया हूँ। क्योंकि यहाँ पर क्या किए जाते हैं, टोटल 40 MCQ है, 25 MCQ तो ठीक PYQ से पूछ ली जाती है, लेकिन बाकी जो MCQ होती है 15 MCQ जो होती है, ऐसा MCQ पूछी जाती है बच्चों कि ना वो MCQ तुमको वर्मा शर्मा यूट्यूब यहाँ वहाँ गूगल वूगल कहीं देखने को नहीं मिलेगी। वो कैसे सॉल्व हो सकती, वो 15 MCQ, 25 MCQ तो कोई भी सॉल्व कर देगा बच्चों, क्योंकि वो तो PYQ है। लेकिन 15 MCQ सॉल्व करने में पसीने छूट जाते हैं बच्चों के, हैं पसीने छूट जाते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो वो तभी संभव है जब आप क्या करते हैं, उसका ये आप पूरी तरह से नोट्स पढ़ के जाते हैं। और नोट्स को भी ज्यादा बड़ी नोट्स नहीं है, 3 4 5 6 पेज की ये नोट्स है। बाद बाकी जो C++ की मैंने ट्रिक क्लास दी है बस वो, बाद बाकी तुम्हारी 40 में 40। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश भी यहाँ आ जाए ना धरती पे, वो भी रोक नहीं सकते हैं, आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, फुल में फुल आ जाएंगे। इसीलिए बोलता हूँ ना कि क्लास 11th में ऑफलाइन क्लास करने की जरूरत है ही नहीं बच्चों की। भाई 1 महीना 2 महीना पहले पढ़ लो ऑफलाइन, या फिर ऑनलाइन पढ़ लो, यूट्यूब से मेरे वीडियो देख लो, काफी है 11th के लिए। 12th में शुरू से पढ़ो, है ना, 12th में शुरू से पढ़ो, क्योंकि कोडिंग फोडिंग होती है वहां जरूरत पड़ती है, 11th में जरूरत नहीं पड़ती है ऑफलाइन क्लास की। ये जो तुमको दिख रही है बच्चों, ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, हार्ड डिस्क है तुम्हारा। तुम इसको बाहर से लगा सकते हो, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी है। ये मेमोरी कार्ड है जिसको तुम बाहर से लगा सकते हो, इसका मतलब ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। ये भी एक तरह का क्या है, तो ये एक तरह का हार्ड डिस्क है, इसको हम लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बोलते हैं। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं ब्लू रे डिस्क के बारे में, है ब्लू रे डिस्क के बारे में देखते हैं कि क्या है ब्लू रे डिस्क, ठीक है। हाँ उसको बंद कर दीजिए। ब्लू रे डिस्क, ना कि BLU, ब्लू नहीं है ये, है ना, BLU है बस। इज ऑल्सो नॉन एज ब्लू रे डिस्क, यानी BDC के नाम से जानते हैं। ये एक तरह का न्यू ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है। ये जो है द फॉर्मेट ऑफर मोर देन 5 टाइम्स स्टोरेज कैपेबिलिटी, ये 5 टाइम स्टोरेज कैपेबिलिटी रखती थी। मान के चलो कि अब अभी तो ये खत्म होगी ये जमाना, भाई ये जमाना तो बहुत याद आती है CD की जमाना, ये जमाना खत्म हो गई। ये CD जो बहुत फेमस थी बच्चों, मैं इस CD की बात करूं ना, ये CD बहुत ही फेमस थी, बहुत ही फेमस थी। क्यों? क्योंकि ये CD एक ऐसी CD थी ना कि आप 5 बार भी प्रत्येक मूवी को 5 बार आप देख सकते थे, ठीक है। बाकी सब CD क्या होती थी, एक बार देखो तो खत्म, दूसरी बार में दिखती ही नहीं थी, और दिखती थी तो बहुत फंस फंस के दिखती थी, तीसरी बार में तो बिल्कुल नहीं दिखती थी। तो ये डिस्क में आप 5 बार देख सकते थे। इसमें 2 लेयर होती थी। पहला लेयर जो होती थी उसमें होती थी कम से कम 25 GB का जगह है, और दूसरी इसकी जो लेयर होती थी उसमें लगभग 50 GB तक डाटा रहती थी। सोचो कि कितना मूवी रह सकती थी पुराने जमाने में, है ना। अगर 25 GB है तो पुराने जमाने में 3 4 GB के मूवी होंगे, तो कम से कम 5 मूवी तो ये रख ही सकता था ये डिस्क। अगर पहली लेयर वाला अगर आप डिस्क यूज करते थे तब, अगर डबल लेयर वाला डिस्क यूज करते थे तो 10 मूवी इसमें रखी जा सकती थी, 10 फिल्म आप लोग देख सकते थे आराम से, और वो भी 5 बार देख सकते थे। पांचवा बार के बाद ये खेलने की सामान बन जाती थी, ये यूज नहीं होती थी। इसके जो घर ये होते थे ना, ये सब घिस जाते थे, बार बार ये घूमते रहती थी ना, तो ये घिस जाती थी पुराने जमाने में। वही लिखा हुआ है, DVD एंड कैन होल्ड अप टू 25 GB ऑन सिंगल लेयर,
है ना। 25 GB होते थे सिंगल लेयर डिस्क में, एंड 50 GB ऑन डुअल लेयर डिस्क, और उसके 50 GB होते थे उसके दूसरे लेयर में। ठीक है, बात बाकी इससे कुछ नहीं है। अब चलो आगे चलते हैं। घोर के पी जाना बच्चों इस यूनिट मेजरमेंट को। द स्मॉलेस्ट यूनिट इज बीट। क्या है, तो सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसी को जीरो या तो वन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो इसको घोर के इसलिए पी जाना, ये तुम्हारा भविष्य में जिंदगी में जब तक तुम रहोगे ये तुम्हारी काम देने वाली है, साथ देने वाली। वन बीट जो होती है बच्चों, जीरो और वन को हम लोग बोलते हैं वन बीट। अगर 8 बीट्स हो गई तो इसको हम लोग बोलेंगे वन बाइट। अगर 4 बीट्स है तो इसको बोलेंगे वन निबल। अगर 1024 बिट्स है, ठीक है, यानी बाइट है, तो उसको बोलेंगे 1 किलो बाइट यानी केबी। 1024 केबी को 1 MB बोलेंगे। ठीक है, 1024 MB को 1 GB बोलेंगे, गीगाबाइट बोलेंगे। 1024 GB को हम लोग 1 TB यानी टेराबाइट बोलेंगे। 1024 TB को 1 PB यानी पीटाबाइट बोलेंगे। 1024 PB को 1 एक्साबाइट बोलेंगे यानी ईबी बोलेंगे। 1024 EB को हम लोग एटाबाइट बोलेंगे यानी जेडबी बोलेंगे। और 1024 ZB को हम लोग 1 योटाबाइट बोलेंगे यानी 1 YB बोलेंगे। ठीक है, तो इतनी बड़ी होती है यूनिट, शायद अभी तक इतनी बड़ी नहीं आई है। हो सकती है जहाँ पर न्यूक्लियस रिसर्च होते हैं वहां पर इतनी बड़ी बड़ी मेमोरी होगी, लेकिन मैं तो अभी तक नहीं देखा हूँ। मैं कितना दूर तक देखा हूँ, तो ये पीबी जो है ना इतना दूर तक देखा हूँ, पीटाबाइट तक देखा हूँ, 1 पीटाबाइट तक। आजकल तो मोबाइल सब आने लगे हैं 1 TB का है। तो ये सब है, इतना तक तो ठीक है। इतना पढ़ लेने के बाद फिर भी अगर चाहेगा एग्जामिनर तो तुम लोग को फंसा देगी, हैं, फंसा देगी। ले अगर तुमसे बोलेगा कि बताओ कि 1 GB जो है किसके बराबर है, ठीक है, वहां पर ऐसे नहीं लिखे रहेंगे कि 1024 MB जो है 1 GB के बराबर होंगे। वहां पर ऐसे लिखे होंगे, ऑप्शन हम करेक्ट वाला ऑप्शन बताएंगे। 1 × 8 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024। ये वन क्या है बच्चों, तो वन से तुमको पता करना है। वन को हम लोग क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। ठीक है, बीट को जैसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 बीट को हम लोग बोलते हैं 1 बाइट, यहाँ पर बन जाएगी 1 बाइट। ठीक है, जैसे ये 1 बाइट को 1024 से गुना करेगा तो क्या बन जाएगा, देखो 1024 बाइट को हम लोग क्या बोलते हैं 1 KB बोलेंगे, 1 KB बन जाएगा बच्चों। जैसे 1024 KB को इससे गुना करेंगे 1024 से, वो क्या बन जाएगा 1 MB बन जाएगा। फिर 1024 को जैसे 1024 से गुना करेंगे, सॉरी 1 MB को जैसे 1024 से गुना करेंगे 1 GB बन जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में होगा। क्या लगता है, एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछती है, ऐसे पूछती है एग्जामिनर। ठीक है, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा PYQ भी देख लेते हैं, क्या क्या PYQ हम लोग देखेंगे। हाँ, 2024 का मैंने डाल दिया है, ठीक है, 2023 का भी देख लेना, और अगर होगी तो 2020 वाला या 2019 वाला देख लेना। ये 3 PYQ, ठीक है बच्चों। क्या क्या देखनी है, ये 2024, 2023 और 2020 देखनी है। फिर क्या देखनी, अगर टाइम मिले तो देखनी है। कंपलसरी क्या है, तो जो ट्रिक है, ट्रिक वाली को तो देखनी ही है। ठीक है, रुको हो गया, ट्रिक वाली जो क्लास है वो C++ की, वो देखनी ही है। फिर तुम्हारी फंडामेंटल के 2 पार्ट, ये हो गए एक वीडियो, और फंडामेंटल के हो गए 2 वीडियो, एक पार्ट 1 की वीडियो और एक पार्ट 2 की वीडियो, है ना। इसमें पार्ट 1 है और इसमें पार्ट 2 है। ठीक है, आज जो ये पढ़ा रहा हूँ ये क्या है, ये पार्ट 2 है। तो टोटल कितने वीडियो हो गए, 1 2 3, इधर 3 6, मैं बोलूँ ये आपकी 1.5 घंटा की क्लास है, ये 1 घंटे की, और ये भी 1 घंटे लगभग चली जाएगी वीडियो। ये सब जो है आधे आधे घंटे की वीडियो होगी। हम्म,
आधे आधे घंटे की वीडियो होगी बस, इतना कर लो तो 40 में 40। मैं बोल रहा हूँ ना कि बाकी सब्जेक्ट जो है वो वाले आपका मार्क्स कम करवा सकते, ये सब्जेक्ट जो है आपका मार्क्स बढ़ाने वाली मार्क्स है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चों, ये कंप्यूटर साइंस। इसको गिरने मत देना है, इसको गिरने मत देना। इसको कोशिश करना सभी बच्चों से कि इस ये वाले जो सब्जेक्ट है 40 प्लस प्लस मार्क्स लाना, 40 प्लस प्लस। और क्लास 12th में जो है 90 प्लस प्लस या 95 प्लस प्लस लाने की कोशिश करो। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप नहीं ला सकते 90 प्लस 95 प्लस तो आपने इस सब्जेक्ट को चूज ही क्यों किया। अगर ये स्कोरिंग सब्जेक्ट, मेन आपके सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो सभी तो आपके मेन सब्जेक्ट है, उसमें आप लोग मेहनत करो। लेकिन ये सब्जेक्ट जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो थोड़ा सा मेहनत पे आपको 90 95 98 ऐसी मार्क्स देती है ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत और मार्क्स ज्यादा है ना, तो थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है इसमें, ठीक है। जितने आप फिजिक्स केमिस्ट्री में करते हो ना उसका 10% कर लेना, इससे बस गर्दा उड़ जाएगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, बूटिंग चलते हैं। बूटिंग जो जब हम लोग मोबाइल को मतलब लोडिंग होती है, बूटिंग दो तरह से होती है, पहले मैं बता दूं बच्चों। जैसे आप मोबाइल है, आपकी मोबाइल स्विच ऑफ है या फिर सिस्टम है, सिस्टम आपकी बंद है, तो जब तुम सिस्टम को ऑन करोगे या अपना मोबाइल को ऑन करोगे गोल गोल घूमेगी, यानी तुम लोग बोलते हैं अभी लोडिंग ले रहा है, खुलने में थोड़ी टाइम लगेगी, उसको लोडिंग नहीं उसको बूटिंग बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? बूटिंग। और बूटिंग तुम्हारी दो तरह से होती है, ये जो आपने अभी पहली बंद थी और तुमने ऑन किया गोल गोल घूम रहा था, ये लोडिंग जो ले रही थी, इसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। एक और बूटिंग होती है वार्म बूटिंग। मान लो तुम्हारा मोबाइल है ऑन, हैंग कर रही है, तुमने दिया उसमें रीस्टार्ट मार के, उसमें गोल गोल घूमने लगती है, तो उस समय घूमने लगती मतलब लोडिंग ले रही है, लोडिंग लेना मतलब बूटिंग होना, और बूटिंग लेना होना मतलब उस टाइम में उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। सिस्टम में भी तुम रीस्टार्ट करोगे तो उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। तो कैसे याद रखेंगे वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग? पहले तुम्हारा मोबाइल गर्म था या ठंडा था? तो मेरा मोबाइल जब स्विच ऑफ था तो उसमें ठंडा था, उसमें ऑन किए तो वो बूटिंग हो गई कोल्ड बूटिंग। और तुम जो मोबाइल चला रहे थे तुम्हारा मोबाइल गर्म था, है, और तुमने रीस्टार्ट मारा तो यानी वार्म बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग समझ में आ गई। अब चलो देखो टॉपिक, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द सिस्टम फाइल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी लोडिंग करना किस पे? सिस्टम फाइल या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो लोड करना फ्रॉम द डिस्क इनटू कंप्यूटर मेमोरी टू कंप्लीट द सर्किट रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड बूटिंग। उसी को बूटिंग बोलते हैं। यानी सीधा सीधी बोले तो जो तुम्हारे अंदर सिस्टम के अंदर जो जो चीज सामान है उसके ऊपर लोडिंग करवाना ही बूटिंग कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ बूटिंग दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड बूटिंग, दूसरा होते हैं वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग, कोल्ड बूटिंग किसको बोलेंगे? कोल्ड बूटिंग किसको बोलेंगे? इफ द कंप्यूटर इज ऑफ स्टेट, यानी पहले कंप्यूटर किस अवस्था में थी? ऑफ स्टेट में थी। अब वी बूट द कंप्यूटर, और हमने क्या कर दिया? बूट कर दिया बाय प्रोसेसिंग द स्विच ऑन। एक तुम्हारा सीपीयू में जो होते हैं एक ऑन बटन होते हैं, उसी को हम लोग ऑन दबा के क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सीपीयू बॉक्स। सीपीयू बॉक्स में होते हैं स्विच ऑन वाले बटन, उसको दबाते हैं तो इस टाइम में जो लोड पड़ती है उस समय जो बूटिंग होती है उसी को हम लोग बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। यानी पहले किस अवस्था में? ठंडा में थी तो कोल्ड बूटिंग। गर्म बूटिंग कब बोलेंगे यानी वार्म बूटिंग कब बोलेंगे? इफ द कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन, कंप्यूटर क्या थी? ऑलरेडी ऑन स्टेज में थी, ऑन स्टेज में थी, एंड वी री स्टार्ट द बाय प्रेसिंग द री स्टार्ट बटन फ्रॉम द सीपीयू बॉक्स या फिर कंट्रोल सीपीयू बॉक्स और कंट्रोल या फिर अल्ट प्लस डिलीट की, ये सभी जो होते हैं की होते हैं। ऐसे तो तुम लोग को पता ही होगा कि कहाँ कहाँ से हम लोग रीस्टार्ट कर सकते हैं। तुम्हारे सीपीयू बॉक्स में भी होते हैं रीस्टार्ट करने के, वरना कीबोर्ड में भी जाओ, विंडो में जाओ, वहां से स्विच बटन में जाओ, वहां रीस्टार्ट में क्लिक कर दो। तो जो पहले ऑलरेडी ऑन थी उसके बाद उस पर लोड करवाना वार्म बूटिंग कहलाती है, ठीक है। सर ये सभी तो क्वेश्चन पीवाईक्यू में है ही नहीं है, तो इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। पीवाईक्यू में जो नहीं है वही तो पढ़ रहे हैं बच्चों, हाँ। अब देखो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग क्षेत्र, वर्किंग प्रिंसिपल। तो एक मिनट, थोड़ी सी पानी।
हाँ, तो क्या बोल रहे थे बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल, यानी जो कंप्यूटर होते हैं, एक तो आदमी साइज के आधार पर कंप्यूटर को बांट दिया है, एक तो काम के क्षेत्र पे बांट दिया है। मैं बोल अभी देखना, कोई भी कंप्यूटर खरीदने जाता है ना, तो वो वही देखता है भाई तुम काम क्या करने चाहते हो, जिस तुम जो फील्ड से जो काम करने चाहते हो सिस्टम बोलता है वही सिस्टम लो, वही कंप्यूटर लो, है ना। तो काम के आधार से कंप्यूटर लेने बोलता है। तो चलो काम के आधार पे देखते हैं। तो पहला देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग, तीन तरह के ऐसे कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। एक हो गए एनालॉग, एक हो जाएंगे तुम्हारे डिजिटल कंप्यूटर, एक हो जाएंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। और इन जो है तीनों वर्किंग के क्षेत्र पे है। आप किस तरह के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, आपको कंप्यूटर वही लेना चाहिए। जैसे एनालॉग कंप्यूटर की बात करूँ ना, तो मैं सीधा सीधी बोलूं कि आपके कंप्यूटर में ऐसा देखिए कि जहां पर आपका मेजरमेंट करने का काम हो। मेजरमेंट ऐसा ना कि तुमको मेजरमेंट 0 1 2 3 में दिखे, दिखना नहीं चाहिए, केवल मापने का काम करे। ठीक है, जैसे ये थर्मामीटर मापने का काम कर रहा है, तो ये किसी कंप्यूटर होगा, ये एनालॉग कंप्यूटर। ये जो तुम्हारा दिख रहा है स्पीडोमीटर, मापने की काम कर रही है, तुम्हारी हो गई कौन सी, एनालॉग। ये जो है पेट्रोल पंप में जो इंडिकेटर होते हैं वो भी मापने की काम करती है, वो हो गई एनालॉग कंप्यूटर। ये जो है करंट मापने की काम करती है, तो ये हो गई तुम्हारी क्या, एनालॉग कंप्यूटर। अब तुम बोलोगे सर जो घड़ी हमने पहना है, घड़ी जो हमने पहना है ये एक ऐसा कंप्यूटर है, तो ये डिजिटल कंप्यूटर है बच्चों, है ना। तुम डिजिटल के बारे में तो लगभग जवाब दे दोगे, लेकिन फंसोगे एनालॉग में। इसका सीधा सीधी याद रखो, जो मापने मेजरमेंट करने की काम करे वो एनालॉग कंप्यूटर है। एन एनालॉग कंप्यूटर इज द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस कंटिन्यू फिजिकल फिनोमिना सच एज इलेक्ट्रिकल, देखो क्या क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल हो या फिर मैकेनिकल हो या फिर हाइड्रोलिक क्वांटिटी हो, ये सभी जो होते हैं ना मापने का काम करते हैं। टू मॉडल द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड, जैसे कि थर्मामीटर हो गए, स्पीडोमीटर, पंप के इंडिकेटर बोलते हैं, इसको हम लोग मल्टीमीटर बोलते हैं। तो ये सब क्या करते हैं बच्चों, ये सब मापने की काम करते हैं। आज जो मापने की काम करे, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, अगर डिफिनेशन रटोगे तो हरा बांस पे चले जाओगे। हाँ, तो डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है डिफिनेशन से नहीं एग्जाम्पल से क्वेश्चन दी जाती है, कि एग्जाम्पल दे दिया, अब उसमें से आप खोजो ये एनालॉग कंप्यूटर कौन सा है, डिजिटल कौन सा है। ठीक है, तो वहां पर ये खेला होती है। अब देखो दो तरह के और कंप्यूटर होते हैं, एक डिजिटल कंप्यूटर, दूसरे तुम्हारे होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर दैट परफॉर्म कैलकुलेट एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जो कैलकुलेशन का काम करता है एंड लॉजिकल ऑपरेशन का काम करता है। अब तुम बोलोगे सर तुम्हारा थर्मोमीटर में नंबरिंग दिख रहा था, तो मैंने क्या वो कैलकुलेशन का काम कर रहा है, क्या वो लॉजिकल का काम कर रहा है, नहीं कर रहा। मैंने बोला एक तराजू, तराजू जो है वो देखो, वो मापने की वो तुम्हारा जो है मापने की काम नहीं, वो तुम्हारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन और लॉजिकल कैलकुलेशन दिखा रहा है। वो घड़ी जो है तुम्हारा, ये भी कैलकुलेशन लॉजिकल दिखाती है, तो ये तुम्हारा होगा। डिजिटल कैलकुलेटर भी हो गई तुम्हारे क्या, डिजिटल कंप्यूटर। और तुम लोग को क्या ही बोल, डिजिटल तो तुम लोग जानते ही होंगे, हर आजकल जमाना में तो सब चीज डिजिटल ही बन गया है। तो जहाँ पे कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन का परफॉर्म हो, ठीक है, विथ क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड, यानी उसका मात्रा भी बताई जाती हो, है ना, एज डिजिट, डिजिट के रूप में, यूज इन बाइनरी नंबर सिस्टम। और ज्यादातर बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होते हैं, यानी 0 1 0 1 से वो दिखाते हैं। ठीक है, 0 1 0 1 से दिखाते हैं, तो वो सभी तुम्हारे क्या हो गए, डिजिटल कंप्यूटर हो गए। मैंने बोला एक ठीक है, वो तो बता ही दिए। ये तुम्हारी क्या डिजिटल कंप्यूटर वो हो सकती है, डिजिटल जो है पेट्रोल पंप हो सकती है, इंडिकेटर बिल्कुल हो सकती है, वो एनालॉग भी है तो डिजिटल भी है, क्योंकि वहां पर कैलकुलेशन का भी काम हो रहा है। वो कंप्यूटर जो है वो एक ऐसा है ना कि वो तुम्हारा डिजिटल भी है और एनालॉग भी है। और सबसे खुशी की बात क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर किसको बोलेंगे, जो दोनों के काम करता हो, यानी एनालॉग और डिजिटल दोनों की काम करता हो।
मैं बोलूं कि तुम्हारा जो है, तुम चले जाओ हॉस्पिटल, वहां पर देखो कि तुम्हारा जो हार्ट है वो क्या कर रहा है, तो देखना उस हार्ट से माप रहा है कि भाई तुम्हारा ऐसे ऐसे चल रहा है, यानी तुम जिंदा हो बच्चों। हाँ, अगर ऐसे हो गई सीधा लाइन तो मर गए। ठीक है, तो वो क्या हो रही है, एक तरह से एनालॉग कंप्यूटर है ना। और दूसरी नीचे में बताती है कि आपका ये नंबर कैलकुलेशन हो रहा है कि इतनी स्पीड से चल रही है, 90 स्पीड आपकी चल रही है, ब्लड प्रेशर ये चल रही है वो चल रही है, तो वहां पर कैलकुलेशन भी काम कर रहा है। तो जो एनालॉग और डिजिटल दोनों काम दिखाए उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। A combination of computer those are capability of input and output in both digital and analog signal. A hybrid computer system setup offer a cost effectively method of performing complex simulation, मतलब एक साथ the instrument used in medical science line in this category. मेडिकल साइंस लाइन में जो भी यूज होते हैं वो सभी क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। मेरा थोड़ा पढ़ने का स्पीड ज्यादा है, आप लोगों को 2x 1x 1.5x करने की जरूरत नहीं है। मेरा स्पीड जहां पर स्लो है वहां पर स्लो है, वरना जहां पे स्पीड करनी होती है वहां कर ही देता हूँ स्पीड। तो बच्चों उतना कुछ याद नहीं रखनी है, इतनी डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जब शुरू से पढ़ते हैं ना तब डेफिनेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। जिसको नोट्स चाहिए ये वाली है, जिसको नोट्स चाहिए ये वाली, मेरे को कॉल करो और नोट्स ले जाओ। कॉल करने का नंबर क्या है, तो कॉल करने का नंबर है 9508546023 464023। यही नंबर है, इस नंबर पे आप 24 घंटा कभी भी कॉल करके आप नोट्स ले सकते हैं, ये वाली नोट्स। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर ज्यादातर मेडिकल साइंस में क्या होते हैं, ये कंप्यूटर यूज होते हैं। आप चलो हो गया, अब साइज के आधार पे काम करी आ जाए, ये सब तो बकवास है। मेन फंडा जो है साइज पे है, देख रहे हो। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एमसीक्यू भर भर के पूछी जाने वाली है। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट और सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है, आर एम्प्लॉय फॉर स्पेसिफाइड एप्लीकेशन दैट रिक्वायर इमेजिन अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। भाई तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, इतनी जल्दी वो क्या करती है, कैलकुलेशन करती है। कौन, सुपर कंप्यूटर, बहुत थी। तुम जैसे मैंने बोला कि तुम रांची देखे हो, तो तुम इमेजिन किए हाँ रांची तो गए ऐसे ऐसे, कितना मतलब .0.0000001 सेकेंड में तुमने रांची देख लिया। इतना स्पीड में कोई ट्रेन पहुंचा सकती है क्या रांची, नहीं पहुंचा सकती। उसी प्रकार बड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन, जितना देर आप इमेजिन कर रहे हो ना बच्चों, यहाँ पे है, कहाँ हो गया, यहाँ पे सॉल्व हो जाती है सुपर कंप्यूटर में। इमेजिन उतनी जल्दी ये काम करती है कौन, सुपर कंप्यूटर। एग्जाम्पल दूं, चलो मैं एग्जाम्पल देता हूँ। वेदर डिपार्टमेंट चले जाओ, वेदर डिपार्टमेंट। और हाँ, इसकी एक दुख दुख वाली बात है कि ये केवल एक ही प्रोग्राम पे काम करेगी। जैसे अभी हम लोग अपना पर्सनल कंप्यूटर में क्या करते हैं, ये ऐप खोल लिए वो ऐप खोल लिए, ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, ये वो सब चीज कर रहे हैं, खिचड़ी बना दे रहे हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर केवल एक ही काम करेगी। अगर आप वेदर डिपार्टमेंट में काम करवाना चाहते हैं तो वो केवल वेदर का ही काम करेगी। अब बताओ बच्चों, तुम खोलना कभी वेदर का एप्लीकेशन और देखना वहां का रिपोर्ट, हर एक सेकेंड में रिपोर्ट चेंज होती, कब किधर से हवा कितने स्पीड से आई, ये हवा अगर इतनी स्पीड से आ रही है तो इसके अगले जो एरिया होंगे उस जगह पे इतने स्पीड से हवा आएंगे, अगर इतनी स्पीड से यहाँ बारिश हो रही तो अगले स्टेप में वहां पे इतनी बारिश होगी। वो सभी सोचो कितना कैलकुलेशन उसमें होता होगा। और चंद इमेजिन में ही आप जितना सोचने में इमेजिन लगाते हैं, वो सुपर कंप्यूटर उसी से फटाक से रिपोर्ट तैयार कर देती है। सोचो कितना स्पीड से तुम्हारा सुपर कंप्यूटर काम करती है। एग्जाम्पल की हम बात बोले, एक परम
पेस, परम पेस और एक होते हैं अनुराग। ठीक है, परम पेस अनुराग ये सब कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर एमसीक्यू में भर भर के पूछे जाते हैं। आप ये याद रखिए, परम पेस अनुराग और फ्लोसोवर, ये तो अभी तक नहीं एमसीक्यू पूछे गए हैं, अगर फंसा दिया तो क्लोज सॉल्वर, ये तुम्हारी जो है कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर है, एमसीक्यू भर भर के पूछी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्टिंग, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, वेदर फोरकास्टिंग रिक्वायरमेंट इज सुपर कंप्यूटर। वेदर फोरकास्टिंग दिखाना है तो आप किससे दिखा सकते हैं बच्चों? तो आप दिखा सकते हैं सुपर कंप्यूटर से। अदर यूजेस ऑफ सुपर कंप्यूटर इज इंक्लूडेड एनिमेटेड एनिमेटेड ग्राफिक्स, फ्लूइड डायनेमिक कैलकुलेशन, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च एंड पेट्रोलियम एक्सप्लोरर। यानी पेट्रोल पंप में जो होती है कितनी स्पीड से कैलकुलेशन करती है, उसमें तुम इतना पैसा का ले रहे हो, कितना देना है, बिल उल सब बना देती। इमेजिन, तो वो भी पेट्रोल पंप जो इंडिकेट होते हैं, वो जो कंप्यूटर है पेट्रोल पंप एक्सप्लोरर जो पेट्रोल पंप में तुम लोग आंख से देखोगे, वो सभी सुपर कंप्यूटर है। न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, उसमें क्या क्या रिसर्च में क्या क्या एक एक चीज बातों को याद रखनी पड़ती है बच्चे। उतना बड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन चंद सेकंडों में चाहिए न्यूक्लियर। जब साइंटिस्ट के लैब में जाओगे ना तब पता चलेगा, वो सुपर कंप्यूटर ले जाती है, और सुपर कंप्यूटर बड़ी कंप्यूटर होता है, सबसे बड़ी कंप्यूटर अभी के जमाने में सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब चलो देखो, ये महानुभाव सुपर कंप्यूटर के साथ खेल कूद रहा है क्या? हाँ, देखो ये साइंटिस्ट बकलोल, हाँ, यही इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर के साथ काम कर रही है। चलो, ये तुमको लग रहा है फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर, नहीं भैया, फिफ्थ जनरेशन है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, भाई तुम लोग ये तो देखे ही होंगे। किसने किसने देखा है, कमेंट करो जाओ। आज तुम लोग कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मैंने ये देखा है। नहीं देखा है तो मैं बोल रहा हूँ कि चले जाओ कहाँ, आपके अगल बगल में रेलवे स्टेशन है, हैं? वहां पर जो रेलवे का मास्टर होते हैं, उसका जो रूम होते हैं, वहां पे चले जाओ, आपको दिख जाएगी सब, जितने भी है सब दिख जाएगी। यही है मेन फ्रेम कंप्यूटर। भाई उससे थोड़ी छोटी होती है लेकिन पूरी छोटी नहीं होती ये भी, है। इसी को बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ए वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 100, मतलब जो 100 कंप्यूटर काम करे या फिर 100 मजदूर काम करे, बेचारा ये 100 मजदूर का हाथ काट देती है, अकेले काम कर लेती है। मैं बता दूं, पहले के जमाने में जो पटरी को चेंज की जाती थी ना बच्चों, उसको ऐसे आके चेंज करती थी, तो वहां पर लगभग तीन तीन लेबर लगते थे, 8-8 घंटे की जॉब होती थी। वो जॉब खत्म हो गई, अब वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रेलवे हेडमास्टर एक यहाँ पर बटन दाबा, रेलवे ट्रैक जो होती है, लूप लाइन मेन लाइन जिसमें भी जोड़ना चाहती है, ट्रैक चेंज हो जाती है। वो किससे हुई? मैन फ्रेम कंप्यूटर। तो वो सब हो गई बेरोजगार। साथ ही साथ सिग्नल जो होते थे, पहले सिग्नल में आदमी को जाके सिग्नल वहां बदलते रहनी पड़ती थी, रेड येलो ग्रीन करनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ रेलवे हेडमास्टर जो होते हैं, अपने डिपार्टमेंट से दाब दिया, रेड येलो ग्रीन सब। तो रेलवे हेडमास्टर उसका भी वहां पर भी बहुत सारे मजदूर का हाथ काट दिया। और भी ऐसे में, ऐसे एक दो नहीं, ऐसे बहुत सारे होते थे। पहले एक एक स्विच ले आके लगानी पड़ती थी, लाइट आए पूरा रेलवे स्टेशन में। अब यहाँ पर उसी के पास मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उसी में डाल दिया, जहां जहां उसको लाइट देने का वहां दे दिया। भाई पूरी तरह से 100 मजदूर का तो हाथ काट ही दिया मेन फ्रेम कंप्यूटर ने। तो ये बड़ी होती है, एक्सपेंसिव होती है। और इवन देखो 100 तो बोलो, इवन 1000, 1000 ऑफ यूजर सिमिलटेसली, मतलब क्या है, एक साथ 1000 यूजर जो एक साथ काम करती थी, या 100 यूजर, 100 आदमी, वो बेचारा मेन फ्रेम कंप्यूटर अकेले काम कर देती है। इन द हेरारिकल दैट स्टार्ट विद अ सिंपल माइक्रो प्रोसेसर, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होती है, उससे लगी, खैर ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, केवल इसी तरह पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हाँ, देखो दोनों में फर्क बता देते हैं, ठीक है। भाई इसका एग्जाम्पल नहीं है क्या?
खैर पूछी नहीं जाती एग्जाम में, लेकिन देखना जरूरी है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होती थी सुपर कंप्यूटर से थोड़ी छोटी होती थी, लेकिन अगर डिमांड बोलेंगे मार्केट में तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की ज्यादा होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि ये एक बार में बहुत सारे प्रोग्राम काम कर सकते थे। उसमें क्या होती थी, केवल वेदर डिपार्टमेंट के लिए वेदर डिपार्टमेंट, न्यूक्लियर रिसर्च केवल न्यूक्लियर रिसर्च। लेकिन इसमें क्या होते हैं, तो अभी जैसे हम रेलवे वाला बता रहे थे ना, तो ये सभी मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। ये सब जितना है, ये सब टॉपिक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एमसीक्यू नहीं पूछी जाएगी यहाँ से। एमसीक्यू के लिए क्या करना बच्चों, तो गूगल में जाके इसका एग्जाम्पल देख लेना। बट सुपर कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट ए सिंगल फास्टेड देन ए मेन फ्रेम। हाँ, मेन फ्रेम से फास्ट है वो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। लेकिन उस वो क्या है, एक सिंगल प्रोग्राम पे काम करती है, लेकिन ये बहुत सारे काम करती है। सुपर कंप्यूटर बिकॉज दे आर सपोर्ट्स मिलिट्री प्रोग्राम। खैर जरूरत नहीं है इस सब उतना डिफिनेशन पढ़ने की, मैंने जो था इंपॉर्टेंट बता दिया। ठीक है, जिसको नोट्स चाहिए नोट्स ले लो और पढ़ो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सब नहीं पूछी आती है तो बस बात को मान लिया करो। हाँ, एक चीज करना था, हम केवल डिफिनेशन जोड़ दिए ना। एग्जाम्पल तुम लोग का काम रहेगा, चलो आज तुम लोग को काम दे ही दूं मैं। एग्जाम्पल भर भर के तुम लोग देखो गूगल से, इधर उधर से, कि हाँ मिनी कंप्यूटर के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वहां तुम्हारे डिफिनेशन नहीं दिए रहते हैं, एग्जाम्पल दिए रहते हैं, और उसी से आपको बतानी पड़ती है कौन कौन क्या क्या कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं, ये मिड बीच वाली कंप्यूटर है, ये ना बड़ी ना छोटी, ये बीच साइज, ए मिड साइज कंप्यूटर। इन साइज एंड पावर मिनी कंप्यूटर इन लाई बिटवीन वर्क स्टेशन मेन फ्रेम कंप्यूटर। यानी वर्क स्टेशन अभी हम लोग पढ़ेंगे वर्क स्टेशन, और जो इससे पहले देखें मेन फ्रेम, ये बीच वाला काम है, बीच वाला कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, इन द फास्ट डिकेडेड द डिस्टिनेशन बिटवीन लार्ज min and small mainframe has blurred, however, as was distance between a small mini computer that works it, but it is generally mini computer is a multi-processor system capable of supporting for 4 to 200 user 200 user together in simultaneously. Generally, server R comes in this category. सर्वर, ये देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट है बस। मिनी कंप्यूटर, हम साइज की बात कर रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या होती है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होती है। और इससे जो छोटी होती है वो वर्क स्टेशन, जो सबसे छोटी होती है वर्क स्टेशन। इन दोनों का बीच में जो कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर, इसलिए इसको बोलते हैं मिड साइज कंप्यूटर। ना बड़ा ना छोटा है, बीच में। इसका ये क्या करती है, 200 मजदूर का हाथ काट लेती है। जो 200 मजदूर काम करे वो बेचारा ही अकेले कर लेती है। जनरल सर्वर जो है, सर्वर इस कैटेगरी में आते हैं। सर्वर जैसे कि मैं बोला कि बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया के बैंक हर जगह है, लेकिन उसका सर्वर कहीं एक ही होगा, कहीं एक ही जगह से सबको ऑपरेट कर रहा होगा, हर एक बैंक को। तो वहां पे जो कंप्यूटर होगी वो होगी मिनी कंप्यूटर। जैसे मैं जैक बोर्ड का जो तुम लोग रिजल्ट देखोगे, तो हर एक लिंक, सबके पास लिंक है, इधर अपने अपने हर कोई सिस्टम इधर उधर सबको देख सकते हैं, लेकिन उसका जो हेड होगा कहीं एक ही कंप्यूटर में होगा, वो होगी मिनी कंप्यूटर। तो जो सर्वर होते हैं इसके अंदर आते हैं, बाद बाकी जितने भी एग्जांपल है आप लोग देख लो कौन कौन से इसके अंदर एग्जांपल आएंगे। खैर क्वेश्चन इससे भर भर के पूछी जाती है माइक्रो कंप्यूटर से। डेस्कटॉप कंप्यूटर, ए पर्सनल ऑफ माइक्रो मिनी कंप्यूटर सफिशिएंट टू फिट ऑन ए डेस्क, है ना। डेस्कटॉप कंप्यूटर, इतना घड़ी कंप्यूटर तो आदमी के पास पर्सनल कंप्यूटर होती है, वो सभी होती है माइक्रो कंप्यूटर, यानी डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर। एक होती है लैपटॉप कंप्यूटर, इसमें क्या होती है, पोर्टेबल कंप्यूटर कंप्लीट विथ एन इंटीग्रेटेड, ये इंटीग्रेटेड स्क्रीन होती है, कीबोर्ड होती है, और एक वो माउस भी होती है। यानी जो वैसा कंप्यूटर जिसमें स्क्रीन और कीबोर्ड और जो उसके माउस होते हैं वो सभी क्या हो, इंटीग्रेटेड हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैपटॉप कंप्यूटर। उसको क्या बोलेंगे, लैपटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर किसको बोलेंगे,
एक पर्सनल का जो खुद का कंप्यूटर हो उसको हम लोग बोलेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर। पाम टॉप कंप्यूटर किसको बोलेंगे, ये बहुत ज्यादा ये पूछी नहीं आती है। पाम टॉप कंप्यूटर बोलो, या फिर उसको हम लोग डिजिटल डायरी कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, या फिर उसको हम लोग नोटबुक भी बोल सकते हैं, या फिर पीडीएएस भी कंप्यूटर बोल सकते हैं। इतनी सारी नाम होती है। कभी कभी बोल देगी कि डिजिटल डायरी क्या है, ऑप्शन में जो होंगे नोटबुक होंगे वो सही हो जाएंगे। ए हैंड साइज कंप्यूटर, जो वैसा साइज जो आपके हाथ में आ जाते हैं वो होते हैं। प्लाम टॉप हैज नो कीबोर्ड, उसमें कीबोर्ड नहीं होते हैं, बट द स्क्रीन सर्वर बोथ एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, लेकिन इनपुट आउटपुट सब होते हैं। जैसे मैंने बोला, कहाँ चलेगी मेरी फोन, ये जो दिख रही है ये मेरी हैंड साइज वाली फोन है। ये मेरी हाथ में आने वाली एक तरह की फोन है। तो जो हाथ में आ जाए वो क्या है, पाम टॉप कंप्यूटर है। वो क्या है, पाम टॉप कंप्यूटर है। ठीक है, जो हाथ में आ जाए वो पाम टॉप कंप्यूटर है। इसमें कीबोर्ड नहीं होते हैं इसमें, लेकिन फिर भी इनपुट मतलब उसमें टच टच स्क्रीन होते हैं, है ना, पाम टॉप कंप्यूटर में। या फिर डिजिटल बोलो, नोटपैड बोलो, या फिर पीडीए बोलो, जो भी ऑप्शन रहेगी देख लेना। सर ये सब क्वेश्चन तो पीवाईक्यू में नहीं पूछी जाती है, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। नहीं पूछी जाते हैं इसलिए तो पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो 25 एमसीक्यू से तो कोई मतलब है ही नहीं। मैंने 3 वीडियो दे रहा हूँ ना पीवाईक्यू का, 2024, 2023, और अब और भी समथिंग समथिंग दे रहा हूँ। एग्जाम का कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले आ जाएगी सारी की सारी वीडियो, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सभी जो है पीवाईक्यू से 25 एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगी। बाकी बात देखो, बच्चों लोग क्या होते हैं मैं बता रहा हूँ, जो हर साल देते हुए आते हैं, 25 एमसीक्यू सॉल्व हो जाते हैं उससे। बच्चे कितने, 15। 15 में नहीं हो तो उसके इधर उधर तुक्का मुक्का ऐसे वैसे 5, 6, 7 ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। यानी कि कितने सॉल्व हो गए, 30, 32, 33, इतने सॉल्व हो गए। नहीं नहीं, सॉरी, गलत बोल दिया क्या। 25 इधर सॉल्व हो गए, 5-6 उधर, हाँ 32-33 सॉल्व हो गए अगर वो पी बाय क्यू करके गए, ठीक है। वो चले गए एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर में। वहाँ पे पक्का है जो सर्कल करने वाला है वो एमआर है। एक दो ऐसा सर्कल होगी जो 100% वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, वो जो एमआर मशीन होती है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो यानी जिसको बढ़िया से सर्कल करने आता है केवल उसी का डिटेक्ट होगा। पता है ना, सर्कल के बाहर या सर्कल के अंदर अगर 25% इलाका बाहर आपका पेन गया है, या 25% थोड़ा कम रह गया है, तो वो तुम्हारा ओएमआर सही मानी जाएगी। वरना जो ओएमआर मशीन होती है उसको नेग्लेक्ट कर देती है, उसको नहीं पढ़ती है, आपका सही वाला भी गलत हो जाती है। इतना वो मतलब कि मैं देखा हूँ ना, बहुत मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जो 50 में 50 सही कर लेते हैं लेकिन आते नहीं है मार्क्स। उसके 2 मार्क्स कम आते जाते हैं स्कूल में कि आपने प्रैक्टिकल कितने दिया है, बोलते देखिए मैंने 10 दिया है। गलती कहाँ है, तो वो हमारे मशीन की गलती होती है। तो देखना, थोड़ा सा सर्कल करने में भी ध्यान रखना, 25% से ज्यादा बाहर नहीं दही मत ले जाना, ठीक है। वर्क स्टेशन क्या होती है, ए टर्मिनेट ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। इन दिस कंटेंट वर्क स्टेशन इज जस्ट जेनरिक टर्म फॉर यूजर मशीन, यानी क्लाइंट मशीन इन कॉन्टेक्ट टू ए सर्वर और मेन फ्रेम। ये क्या होती है, मान के चलो कि तुम लोग कहीं कंप्यूटर का कोर्स उस देखे होंगे जहाँ एडीसी एडीसी कराता है। एक मेन कंप्यूटर जोड़ दिया, बाद बाकी उसके साथ हाँ, सभी कंप्यूटर को जोड़ दिया, मतलब नॉड को जोड़ दिया है। वही सब नॉड वर्क स्टेशन, जो सबसे छोटा कंप्यूटर होते हैं वर्क स्टेशन। ये सब क्या है, ये हैंड वॉच, इससे भी तो फोन उन लगी उगी जाती है। ये हैंड साइज नहीं है, ये सबसे छोटी है, वर्क स्टेशन में आते हैं, ठीक है। तो खैर इससे क्वेश्चन उतनी नहीं पूछी जाती है। हाँ बस बस अब खत्म हो जाएगी। देखो यहाँ पर वर्क स्टेशन में काम कर रही है ना, एक 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 कंप्यूटर होगी यहाँ पे मैन, बाकी सबको इसके साथ जोड़ दिया है, वर्क स्टेशन बन गया एक तरह से। तो एक कंपनी में जितने भी कंप्यूटर यूज हो जाते हैं वो होते हैं तुम्हारे, हाँ ट्रेन की आवाज आ रही है, बगल में ही रेलवे स्टेशन है इसलिए आवाज आ रही है। कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर भर भर के क्वेश्चन पूछी जाती है। सॉफ्टवेयर इससे पहले भी बता चुका हूँ पार्ट 1 में
सॉफ्टवेयर क्या होती है? तो एक तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम होती है, जो कि हम लोग जैसे से उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन गिवन, जैसे से उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे वैसे वो काम करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। और मैंने बहुत सारा सॉफ्टवेयर उसमें दिखाया है। ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी आप लोग ऐप यूज कर रहे हैं ना, वो सभी सॉफ्टवेयर ही है ना। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रो एक्सेल, ये वो जितने भी आते हैं ये सभी सॉफ्टवेयर है। खैर चलो, हम लोग को ये डिफिनेशन नहीं पूछी जाती है, पूछी जाएगी तो बोलेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। खैर, तो अब टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला क्या हो गए? सिस्टम सॉफ्टवेयर। रुको एक मिनट, पहला क्या हो गए? पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा जो हो गए, अच्छा इन्हीं दो के अंदर तो सारे सॉफ्टवेयर घुस जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर हो गए दो प्रकार के, और अभी इसके अंदर तो बाकी है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, फिर तुम्हारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन? पहला हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा हो गया लैंग्वेज प्रोसेसर। इन तीनों में से कम दो एमसीक्यू 100%। तो जहां तुमको दिखे डॉस, विंडो एक्सपी, विंडो यूलक्स, नीलक्स, ये सब आप लोग को दिखे, तो वो वो कैसा है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो, डॉस, तुम्हारे जितने यूलक्स, नीलक्स, ओएस, ये सभी तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे? विंडो एक्सप्लोरर तुम्हारे हो गए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी जिसके अंदर फाइल मैनेजमेंट, फोल्डर फोल्डर जितने होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए। तुम्हारे जितने भी कंपेरिजन टूल होते हैं वो सभी तुम्हारे क्या हो गए? वो सभी तुम्हारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए। एंटीवायरस, ये भी तुम्हारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए। डिस्क क्लीन बैकअप, विनजिप तुम्हारा, विन आर ए आर, ये सभी जितने हैं ना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी तुम्हारा एग्जांपल है, इसी से एमसीक्यू पूछी जाती है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज प्रोसेसर तुम्हारा कंपाइलर जो है, लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड एंड असेंबलर, ये तुम्हारे क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर है। ठीक है, तो ये भी पूछ ली जाती है। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस ऐसी ऑप्शन रहेगी। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इतने होते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर और टेलर्ड, या फिर इसको हम लोग बोलो कस्टम सॉफ्टवेयर है। पैकेज सॉफ्टवेयर, कस्टम सॉफ्टवेयर। तो एमसीक्यू तो इसी से ज्यादा पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें जाते हैं। जितने भी एमएस ऑफिस 2003, 7, 11, 12, 15 जितने भी है, वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और तुम्हारा माइक्रोमीडिया भी तुम्हारा क्या हो गए? वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक है, अभी जितने फोटोशॉप, फोटो मेकर, एमएस वर्ड, पेंट उंट जितने भी है, वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए, यानी पैकेज सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कैसा सॉफ्टवेयर? पैकेज सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम जो होते हैं वो होती है कस्टम सॉफ्टवेयर। तुम्हारा जितने भी मैनेजमेंट में जो भी अपना अपना मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो सभी हो गए तुम्हारे कस्टम सॉफ्टवेयर। अब ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है, एग्जामिनर पूछती है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैसी सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन दे देगी आपको, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दिस। तो फिर आपको क्या देखनी है कि तुम बोलोगे सर हमने तो यूलक्स नीलक्स कहीं नहीं मैच हो रहा है, क्या करें? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो पढ़े हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है किसको टिक मारे। तो भाई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसके अंदर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो इसका राइट आंसर किसकी हो जाएगी? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगी? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगी। यहां से दो एमसीक्यू गारंटी रहेगी है। अब आते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं, अब शायद ये खत्म होने वाली है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्लेटफॉर्म बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? हार्डवेयर और यूजर के बीच ये काम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द
मैनेजमेंट एज कोरस्पॉन्डिंग। देखो मैं बताऊं, 90% आपके चांस है कि जो ऑप्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सही होंगे। ठीक है, क्योंकि जब से साइंटिस्ट लोग को कंप्यूटर के बारे में पता चला, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कब आई थी ऑपरेटिंग सिस्टम? तो सेकेंड जनरेशन में ही आ गई थी, लेकिन उसमें उसमें लोगों को नहीं पता था। पता कब चला? फोर्थ जनरेशन बढ़िया से पता चला साइंटिस्ट लोग, अरे भाई ये होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उन्होंने देखा कि सिस्टम में काम कर रही ऑपरेटिंग सिस्टम, चलो मैं उसको निकाल के देता हूँ मोबाइल में घुसेड़। जैसे निकाल के मोबाइल में घुसेड़ दिया, भाई उसमें भी देख रहा है कि बिना कीबोर्ड वोर्ड का सारा काम करने लगा। फिर साइंटिस्ट लोग यहाँ भी नहीं रुका, वो लोग आया, उसको लाया और दिया घड़ी में घुसेड़ के। घड़ी में भी फोन आने जाने लगा भाई। भाई इतना फेमस, उन्होंने यहाँ तक भी काम नहीं, तराजू में भी फिट करना स्टार्ट करने लगा। इतना गड़ी गड़ी ब्लूटूथ होता है उस समय फिट करने लगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। जब से ऑपरेटिंग सिस्टम आई तब से कमाल करके रख दिया है साइंटिस्ट लोगों ने। तो इसीलिए जितने भी ऑप्शन होते हैं 90% चांस होता है कि जहां ऑपरेटिंग सिस्टम मिले सीधा टिक मारो। फिर भी देख लो क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं जो हार्डवेयर और यूजर के बीच वाली चीज होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट करते हैं कोरस्पॉन्डिंग corresponded correspondence और एक्टिविटी एंड शेयर ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। इट्स होस्ट द सर्वर several applications that run on the computer and are handed the operation of computer hardware। तो सीधा सीधी ये क्या करती है, सबको जो भी हार्डवेयर और सब यूजर के बीच में काम करती है, चाहे तुम मैनेजमेंट का काम करवा लो, तुम कोरेस्पेंशन का काम करवा लो, शेयरिंग का काम करवा लो, या फिर सर्वर या फिर कोई भी एप्लीकेशन ऐप में काम करवा लो, सब में क्या जरूरत पड़ेगी? सब में ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। ये तुम्हारी ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ पार्ट है। तुम्हारा प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ये सभी क्या है? तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि जब अगर रियल टाइम में काम किया जाए ना, उसको बोलते हैं तुम्हारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर सिस्टम, मल्टी यूजर सिस्टम, मल्टीटास्किंग, क्या हो गया, यूलक्स, नीलक्स, विंडो, फिंडो, सोलर, मोबाइल, एंड्रॉयड, फेंड्रॉयड, ये सब देखने की जरूरत नहीं है, वही सब है, थोड़ा सा बता दिया गया है। तो बस इतना ही देखो। इसके बाद एक नंबर सिस्टम होती है। ठीक है, मैं अभी उसको उसका एक ट्रिक दे देता हूँ नंबर सिस्टम का, फिर कंप्लीट हो जाएगी, है ना? फिर तुम्हारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। और जो C++ है उसके लिए मैं ट्रिक वाली क्लास दे चुका हूँ 1.5 घंटे की, वहाँ कंप्लीट हो जाएगी। बाद बाकी PYQ देखो या ना देखो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ये दोनों तो देखनी ही है। अब चलो थोड़ा सा नंबर सिस्टम देख लेता हूँ, थोड़ा सा नंबर सिस्टम देख लेता हूँ। थोड़ा सा नंबर सिस्टम, चलो नंबर सिस्टम थोड़ा सा देख लूँ। तो मान लो नंबर सिस्टम जो होते हैं, यानी NS नंबर सिस्टम, 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। कौन कौन होते हैं 4 प्रकार के? एक होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। एक होते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। एक होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। एक होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जिसका बेस क्या हो? 2 हो, यानी जिसके अंदर 0 और 1 दो नंबर हो, उसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑक्टल के जो बेस होते हैं, यानी जिसका बेस कितनी हो, 8 हो, और जिसके अंदर कौन कौन से नंबर हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो,
उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। यहाँ पे जिसकी बेस जो है क्या होगी, बेस जो है 10 है, वो क्या है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। यानी इसके अंदर कौन कौन से नंबर होंगे, 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे। जिसके अंदर क्या हो, जिसका बेस जो है वो क्या हो, हेक्स मतलब 6 और डेसिमल मतलब 10, 10 प्लस 6 यानी 16 हो, उसको हम लोग बोलेंगे हेक्साडेसिमल। कौन कौन से नंबर, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 नहीं, उसके जगह ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो। यानी इसका मतलब है 10, इसका मतलब है 11, इसका मतलब है 12, इसका मतलब है 13, इसका मतलब है 14, इसका मतलब है 15। ठीक है, तो ये होती है हेक्साडेसिमल। मैंने बोला कि ये बताओ कैसी नंबर है, मैंने बोला 147, मैंने बोला कि पहचानो ये कौन सी नंबर सिस्टम है। हम्म, तो सर बाइनरी नंबर में तो 0 1 होते हैं केवल, तो ये तो उससे ज्यादा है, ये तो हो ही नहीं सकते बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक होते हैं, बिल्कुल है सही, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है सर। मैंने बोला गलत है। क्यों, क्योंकि डेसिमल में भी तो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, वो तो है इसके अंदर, ये भी डेसिमल भी है। मैंने बोला कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी हो सकते हैं, क्योंकि 0 से 9 और एबीसीडी एफ सब होते हैं। तो पहचाने क्या, बड़ा कंफ्यूजन है सर। अब मैं बोल रहा हूँ कि बताओ उसको क्या, कौन सा नंबर सिस्टम बोलेंगे। हाँ सर, 8 लगी है, 8 बेस किसकी होती है, ऑक्टल की होती है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है सर। ठीक है, मैंने बोला इसको बदलो किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में बदलो। ठीक है, दूसरा मैंने बोला कि 1479 ये तुम्हारी है डेसिमल नंबर, क्योंकि रेंज में आ गए डेसिमल का। मैंने बोला इसको बदलो किसमें, ऑक्टल में। ठीक है, तीसरा मैं बोला कि 1432 ये है तुम्हारा हेक्साडेसिमल, और इसको बदलो किसमें, बाइनरी में। इसको हम ए बना देते हैं, ठीक है, 1 को, मजा आएगा। तो ये 3 कंप्लीट करो, एग्जाम में तुमसे यही क्वेश्चन रहेगी। ये डायरेक्ट मैंने लिख लिख दिया है, इससे हम लोग देख के पता लग जाता है कि भाई इसमें करना क्या है। वहां पे एग्जाम में आपकी लिखी हुई होती है कि किसको कैसे बदलेंगे, कि किसको कैसे बदलेंगे, और किसको कैसे बदलेंगे वो होती है, लिखी हुई रहती है लैंग्वेज की, बताइए ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना। तो वहां पर देख लें, अगर थोड़ा सा इंग्लिश में कंफ्यूजन लगे तो हिंदी में देख लेना है। ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो भाई बदलना किस में है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से काम करते हैं, क्या काम करें सर। हाँ, 147 ये ऑक्टल है, इसको डेसिमल में बदलना है, तो क्या करें, तो जब भी किसी नंबर को डेसिमल में बदलना पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, पावर का काम करना पड़ता है। चाहे बाइनरी से तुम्हारा डेसिमल में करना पड़े, ऑक्टल से डेसिमल करना पड़े, हेक्सा डेसिमल से डेसिमल, सॉरी हेक्सा डेसिमल से डेसिमल करना पड़े, तो क्या करनी पड़ती है, पावर का काम करनी पड़ती। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है 147, इसको जब मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो जरा सा देख लूं क्या है, इसके पावर 8 है, क्या है 8 है, तो इसका जो पावर काम करेंगे, 8 पे पावर 0, 8 पे पावर 1 और 8 पे पावर 2 काम करेंगे। 8 पे पावर 0 का वैल्यू होता है 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो कितनी होगी 7, 8 की पावर होती है 1 तो मतलब 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी। 8 पे पावर 2 होती है कितनी, तो 88 64 64 होती है, अब 64 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो कितनी होती है 64 होगी। तो अब सबको जोड़ के लिख दो, 4 2 6, 7 6 13 का 3, हाथ मेरा 1, 6 3 9 1 10, तो ये हो गई, और इसमें लगा दो क्या, बेस 10। तो ये बन गई तुम्हारी क्या, ये बन गई तुम्हारा डेसिमल नंबर सिस्टम। यही नहीं,
अगर यहाँ पर बेस 2 रहता ना बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 ऐसे काम करते। अगर यहाँ पे बेस जो है 16 रहती बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे 16 पे पावर 0, 16 पे पावर 1, 16 पे पावर 2 ऐसे काम करते। अगर बेस, ऑक्टल तो है ही, यही तीन हो सकते हैं, एक बाइनरी हो सकते हैं, एक ऑक्टल हो सकते हैं, हेक्साडेसिमल हो सकते हैं। तो जब जैसा नंबर रहे वैसा ही हम लोग पावर का काम करेंगे। ठीक है, पहला इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। दूसरी तरह से क्वेश्चन आपके बन सकती है कि डेसिमल नंबर को क्या करनी है, ऑक्टल में कन्वर्ट करनी है, या फिर डेसिमल को कन्वर्ट करना पड़े बाइनरी में, या फिर डेसिमल को कन्वर्ट करना पड़े हेक्साडेसिमल में। तो जब डेसिमल से किसी को कन्वर्ट की जाती है तो हम लोग भाग का काम करते हैं। फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन को समझो। क्या बोले कि जब किसी नंबर को डेसिमल में चेंज करनी पड़ती है पावर का काम करेंगे, और अगर जब किसी नंबर को डेसिमल से किसी में कन्वर्ट करनी पड़ती है तो हम लोग क्या काम करेंगे, तो हम लोग काम करेंगे भाग का काम करेंगे। डेसिमल नंबर क्या है सर, तो हम लोग की लैंग्वेज, हम लोग अगर बोलेंगे 550, 547, तो इसमें 500 में कहीं ना कहीं 10 छुपा हुआ है ना। 437 में 400 जो बोल रहे हैं ना बच्चों, उसमें कहीं ना कहीं 10 छिपा हुआ है, 37 में कहीं ना कहीं 10 छुपा हुआ है। तो ये 10 होती है हम लोग की भाषा। इसीलिए किसी भी नंबर सिस्टम को हम लोग वाला नंबर में कन्वर्ट करना पड़े तो हम लोग पावर की काम करेंगे, और जब हम लोग वाला नंबर से किसी में कन्वर्ट करना पड़े भाग की काम करेंगे। जैसे यहाँ पर है 1479, इसको भाग कैसे करेंगे, तो इसका स्ट्रेटेजी बना लेना, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पर लिख देना रिमाइंडर, यानी शेषफल वाली काम। यहाँ पर लिखना जो भाग दे रहे हैं, किससे भाग देंगे सर, किस में कन्वर्ट कर रहे हो, ऑक्टल से, तो 8 से भाग देंगे। अगर बाइनरी में कर रहे हो तो 2 से देंगे। अगर हेक्साडेसिमल में कर रहे हो तो 16 से देंगे। अगर 8 से बच्चों इसको तुम भाग देना चाहोगे, कैसे भाग लगेगी 8, हम डायरेक्ट करना चाहें, 8 दूनी 16, एक बार जाएगा, 8 6 बचेगा, अठी अठी 64, अठी अठी 64, 3 बचेगा, 8 चौक 32, और बच जाएगी कितना, 7 बचेगी। तो शेषफल बचेगी 7। फिर इसको 8 से भाग दे दिए बच्चों, 8 से जब इसको भाग देंगे कितनी बार में जाएगी, 8 दूनी 16, फिर 8 तिया, सॉरी 8 दूनी 16, 2 बची, 8 तिया 24। ठीक है, शेषफल बचेगी 0। फिर इसको 8 से भाग देंगे, 8 तिया 24 होती है, 8 दूनी 16, शेषफल कितनी बची, 7 बची। फिर इसको 8 से भाग देंगे, तो जब 8 से 2 को भाग देंगे तो बगल में भाग दे के देख लेना, 2 को भाग देंगे, यहाँ पॉइंट वाला काम नहीं करना है, 0 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 2 में 0 जाएगी तो कितनी होगी, 2 होगी। तो भागफल कितनी है, 0, यहाँ लिख दो। शेषफल कितनी है, 2, यहाँ लिख दो। अब पीछे से ऊपर की ओर कर दो, लिख दो क्या है, पहले 2 है, फिर क्या है, 7 है, फिर क्या है, 0 है, फिर क्या है, 7 है। ये किस में आ गई, किस में काम कर रहे थे, ऑक्टल में काम कर रहे थे, इसलिए ये क्या बन गई, ऑक्टल बन गई। इसलिए क्या बन गई, ऑक्टल बन गई। इसलिए क्या बन गई, ऑक्टल बन गई। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ, कि अगर कोई भी डेसिमल को किसी भी नंबर में कन्वर्ट करना पड़े भाग करने की काम करेंगे, भाग किससे देंगे, तो देख लेना बच्चों क्या नंबर से बदल रहे हैं, ऑक्टल से बदल रहे हैं तो 8 से भाग देंगे, और अगर हेक्साडेसिमल से बदलेंगे 16 में तो 16 से भाग देंगे, अगर दो यानी बाइनरी में बदलेंगे तो 2 से भाग देंगे। ठीक है, बाद बाकी लास्ट वाला को भाग देके देख लेना बच्चों, 0 यहाँ पर कर ही देना है और शेषफल को इधर लिख देना है। ठीक है, अब एक ये लास्ट वाला ना, अरे थोड़ा सा क्वेश्चन आने दिखने चाहिए।
चलो इतना स्पेस काफी है, इसको मिटा दूं। क्या थी क्वेश्चन? ए 4 3 2 क्या है ये? हेक्साडेसिमल है। इसको कन्वर्ट करनी है किस पे? इसको कन्वर्ट करनी है बाइनरी नंबर पे। तो याद रखना बच्चों, अगर डायरेक्ट तुम करने जाओगे ना तो मर जाओगे, यानी बहुत ही टेंशन होगी, तामझाम होगी। इसलिए क्या करो, इसको कन्वर्ट कर दो डेसिमल में, फिर डेसिमल से कन्वर्ट कर दो जिसमें करना चाहते हो। तो मैंने बोला जस्ट अभी कि अगर कोई भी नंबर को अगर डेसिमल में बदलना हो, पावर का काम करेंगे। A432 इसमें बदलना है 10 में, इसीलिए हम लोग भाग की काम, सॉरी पावर की काम करेंगे। पावर कहाँ से लाएंगे? 16 है तो 16 पे पावर 0, 16 पे पावर 1, 16 पे पावर 2 और 16 पे पावर 3। 16 पे पावर 0 का वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1 होगी। 1 मल्टीप्लाई 2 यानी 2, प्लस 16 पे पावर कितनी होगी? 1 यानी 16, 16 को 16 48, प्लस 16 पे पावर 2 करेंगे तो 64, 64 को ऐसे गुना करेंगे तो कितनी होगी? 64 को किससे गुना करनी है? 4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 4 चौक 16, 6 हाथ में रहा एक, 6 चौक 24, एक 25, 256 हो गई, प्लस 16 पे पावर 3 कितनी हो गई? तो अरे रे 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 रे, यहाँ गलत कर गए। 8, 8 का पहाड़ा कर दिए। हाँ, 16 पे पावर 2 है ना, 16 पे पावर 2 का वैल्यू होते 256, 256। 256 को 4 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 चौक 24, 5 चौक 20, 2 22 का 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, यानी 1024 हो जाएगी। 1024 हो जाएगी। और 16 पे पावर 3 का वैल्यू कितने हो गए? तो 256, फिर इसको गुना कर दो 16 से, 16 छः 96 का 6 में डाला, 16 पंची 80, 80 9 रह गए 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 4096। और प्लस ए का वैल्यू कितनी होती है? ए का वैल्यू 10 होती है, तो इसके साथ गुना कर दो कितनी हो जाएगी? 40960। अरे भाई इसका बाइनरी नंबर निकालते निकालते तो हालत खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, हम प्रोसेस बता देंगे, बात बाकी तुम लोग कर लेना। अब इसको जोड़ दूं। 8 4 12, 12 और 2 14 का 4 हाथ में रहा एक, 6 और एक 7, 2 9 और 9 4 13 का 3 हाथ में रहा एक, 9 एक 10, 0 हाथ में रहा एक, एक था एक और 2, 4 का 4, यानी ये हो गई क्या? डेसिमल नंबर। भाई तुम समझ में आ रहा है? इसका डेसिमल का बाइनरी निकालेंगे तो कितनी दूर जाएगी? हैं? अगर इस नंबर का बाइनरी नंबर निकाला जाए ना, बहुत दूर चले जाएगी। क्या मैं ले जाऊं? ले जाऊं? थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी। चाह नहीं रहा हूँ लंबी क्लास ले जाने के लिए। छोड़ दूं इसके यहीं पे? ले जाऊं? ऑनलाइन लाइव क्लास भी नहीं है, नहीं तो पूछ लूं मैं बच्चों से, तो इनको छोटा करता हूँ। हाँ, अगर इतनी बड़ी स्क्रीन रहेगी तो सॉल्व हो जाए, सॉल्व हो जाएगी। चलो देखते हैं यहाँ पे। 4 2 0 3 2 को किस में करना है? बाइनरी में करना है। तो इसका भाग दे के काम करनी होगी, क्योंकि डेसिमल से किसी नंबर को बनाने के लिए भाग से काम करते हैं और इधर रिमाइंडर लिखते हैं। ठीक है, भाग देते चलो और लिखते चलो रिमाइंडर। हो जाएगी कितनी? 2 4 के 2, 1 0, 2 एक कम 2, एक रहेगी, 7 दूनी 14, शेषफल कितनी बची? 0। फिर 2 से भाग देंगे, फिर 2 से भाग देंगे, 10 दूनी 20, हाँ
210 का हो जाएगा 105। फिर 0, 17 का कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। शेषफल कितनी बच गई, 1 बच गई। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 5 दूनी 10, 5 के हो जाएगा 2 दूनी 4। शेषफल 1 बचेगा, 5 दूनी 10, फिर 4 दूनी 8, शेषफल 0 बचेगी। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, शेषफल 0 बचेगी। फिर 2 से भाग देंगे, 13 26, फिर 13 का 26, शेषफल 1 बचेगी। फिर 2 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 1 बचेगी, 5 दूनी 10, फिर 6 दूनी 12, शेषफल कितनी बचेगी, 1 बचेगी। फिर 2 से भाग देंगे तो 3 2 8, शेषफल कितनी बचेगी, 0। फिर 2 से भाग देंगे, कितनी हो जाएगी, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, शेषफल बचेगी 0। फिर 2 से भाग देंगे, कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, शेषफल कितनी बचेगी, 0। फिर 2 से भाग देंगे, कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8, फिर 2 एकम 2, फिर और लंबी ले जाओ इसको, कितनी लंबी जाएगी, इतनी लंबी हो पाएगी, कितनी शेषफल बचेगी, 0। फिर 2 से इसको भाग देंगे, 2 दूनी 4, 20 दूनी 40, शेषफल बचेगी 1। फिर 2 से भाग देंगे, 10 दूनी 20, शेषफल बचेगी 0। फिर 2 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, शेषफल बचेगी 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, शेषफल बचेगी 1। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, शेषफल बचेगी 0। फिर 2 से भाग देंगे 1 को, तो जब 2 को 1 से भाग देंगे तो 0 बार में लग जाएगी, तो भागफल कितनी हो गई, 0, शेषफल कितनी हो गई, 1। अब इसको इधर से नीचे से ऊपर की ओर लिख दो, है ना, नीचे से ऊपर की ओर लिख दो। यानी क्या होगी, 1 0 1 0 0 1 0 0 0, फिर एक 0, एक और 0, 1 2 3 4 0, फिर 1 1 0 0 1 0। सोच रहे हो, इतनी बड़ी थी ये नंबर, अब हुई आंसर। तो कुछ इस प्रकार का हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट कैसी करनी है नंबर सिस्टम में, अगर किसी को डेसिमल में कन्वर्ट करनी है तो पावर की काम कर लेंगे, और अगर डेसिमल से किसी में कन्वर्ट करनी है तो हम लोग भाग की काम कर लेंगे, और अगर उल्टा पुल्टा दे दिया इधर उधर का नंबर तो हम लोग उसको पहले डेसिमल बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद डेसिमल से धरती में कोनो नंबर देना बदलने के लिए बदल देंगे। अब वन मोर लास्ट टॉपिक, वन मोर लास्ट टॉपिक, इसके बाद ये खत्म हो जाएगी, है ना। कितना देर का वीडियो बन गई अभी तक में, 1.5 घंटा वीडियो बन गई। हाँ, और घिस देंगे थोड़ा सा। देखो, दो फेमस बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन, पहले एडिशन और इससे भी बड़ा फेमस बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो पहले एडिशन देखते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, पहला नंबर 1 0 1 0 1 0 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 0 0 0 0 1 प्लस 1 1 0 1 0 1 प्लस 1 1 1 1 1 1 1 प्लस 0 0 0 1 1 1। भर गई बोर्ड, वरना और लंबा ले जाता। प्लस करने दे देगी, पता है प्लस करने में टेंशन नहीं है, दुख वाली बात कब होती है पता है बच्चों, 1 मिनट। हाँ, दुख वाली बात कब होती है पता है बच्चों, जब 1 + 1 + 1 + 1 भी कर दो तो 1 ही होता है। दुख वाली बात यहाँ होती है, 0 + 0 + 0 करे तो 0 होगा, ये बात को मानते हैं सर। 1 + 1 + 1 करेंगे तो भी 1 होना चाहिए, क्योंकि बाइनरी नंबर में 2 ही नंबर होता है, या तो 0 या तो 1। इसको कैसे करेंगे, पहले इसको बढ़िया से लिख लो, इक्वल टू वॉट, इसको लिख लो बढ़िया से, 1 0
अच्छा से, ठीक है। थोड़ा अच्छा से लिखना होगा, फैल फैल लिखेंगे, फैल फैल लिखो। 1 0 1 0 1 0 1 1 1, ठीक है। पहला लिखा गया, ये हो गया। दूसरा क्या है, पीछे से लिखो। 1 0 0 0 1 1 1, ठीक है। उसके बाद फिर पीछे से लिखो। 1 0 1 0 1 1। उसके बाद क्या है, 3 3 6 2 8, 6 7 को दिख रही है। 1 2 3 4 5 6 7 गो 1 1 है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर क्या है, 1 1 1, 3 को 1 1, फिर 3 को 0 0, 0 0 0। अब तुम थोड़ा सा इसको बढ़िया से सजा दो। कैसे सजा सकते हैं इसे? अच्छा एक बात बता, आगे का आगे जीरो लगा देंगे कोई वैल्यू है? कुछ नहीं वैल्यू होती है। बाद में लगा दो तो बहुत फर्क पड़ती है ना। जीरो बहुत बड़ी चीज होती है। 1 के आगे जीरो लगा देंगे तो 1 ही रहेगा। 10 को 0 1 के आगे लगा दो तो 1 ही रहेगा। लेकिन 10 को 0 अगर 1 के बाद लगा दिए तो बहुत बड़ा पैसा हो जाएगी, है ना भाई। वो वाला बात याद रखना है। तो आगे कुछ नहीं है, जीरो लगा सकते हैं। यहाँ जीरो लगा दो, 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 जीरो लगा दो। अब इसको करनी है क्या, प्लस, जोड़नी है। तो भाई मैं एक ट्रिक दूंगा, उसी से जोड़ लेना, ठीक है। मैं एक ट्रिक दूंगा, उसी से जोड़ लेना। काटो, जोड़ा मिलाओ। ये इसके साथ मिल गया, इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ मिल गया। तो 2 को मिल गया, तो इसका मुंडी में 2 को 1 1, ठीक है। क्या बच गया यहाँ सर? 1 बच गया, 1 लिख दो। ये इसके साथ जोड़ा बन गया, ये इसके साथ जोड़ा बन गया। तो 2 को जोड़ा बन गया, तो 2 को इसके आगे 1 1, बच गया क्या, 1। ये दोनों जोड़ा मिल गया, काटो इसके आगे 1। ये दोनों जोड़ा मिल गया, काटो इसके आगे 1। ये जोड़ा मिल गया, इसको काटो इसके आगे 1, बच गया क्या, 0। ये जोड़ा मिल गया, काटो इसके आगे 1। ये जोड़ा इसके साथ मिल गया, इसके आगे 1, बचा क्या, 0। ये जोड़ा मिल गया, काटो इसके आगे 1। ये जोड़ा मिल गया, काटो इसके आगे 1, बच क्या गया, 1। ये जोड़ा मिल गया, काटो इसके आगे 1। ये जोड़ा मिल गया, काटो इसके आगे 1, बच क्या गया, 1। ये जोड़ा मिल गया, काटो इसके आगे 1। ये जोड़ा मिल गया, काटो इसके आगे 1, बच क्या गया, 1। ये जोड़ा मिल गया, काटो इसके आगे 1, बच क्या गया, 1। ये जोड़ा मिल गया, काटो इसके आगे 1, बच क्या गया, यहाँ 0। यहाँ क्या आई, 1 आई। तो ये क्या है, यही तुम्हारा नंबर है जोड़ने वाला। अगर ऐसे अगर जोड़ में सिखाता ना जो बुक में प्रोसेस दी हुई है ना, तो फेल हो जाते। ये मेरी ट्रिक है, और ट्रिक से जोड़ना ही इजी है। वरना फिर नाक रगड़ के मर जाओगे, बाइनरी नंबर जोड़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो बाइनरी नंबर जोड़ने के लिए क्या है, जोड़ा मिलाओ, काटो, और उसके आगे वाला नंबर का माथा में उसको लिखो, और जो बचेगी लास्ट में 1 0 लिखो। ये जोड़ है। मैंने बड़ी से बड़ी डिजिट लिया ताकि छोटी वाली डिजिट आप लोगों से बन जाए, इसीलिए मैं बड़ी डिजिट लिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे, नेक्स्ट, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ये मजेदार है। एक मैं लूं, एग्जाम ने पूछा था 1 साल पहले, कब पूछी थी याद नहीं है। -13 का, अच्छा चलो इसको पहले बना लेते हैं, उसके बाद ये वाला डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको मैं बना लेता हूँ, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, देखो इसमें 2 ही नंबर दी जाएगी, 1 1 0 1 0 0 1 0 -1 0 1 0 1। मेरे को भी नहीं पता है क्या होगी माइनस, लेकिन मैंने लिख दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। 1 0 1 0 1 0 1 -1 1 0 1 0
1 1। ठीक है, माइनस करो। अब क्या करना, पहला वाला नंबर को इसी तरह लिख दो, 1 1 0 1 0 1 0 1 0। दूसरा वाला नंबर जो है उसको क्या कर दो, कंप्लीमेंट कर दो, यानी उल्टा कर दो। 1 है, उसको 0 कर दो। या पहले लिख ही लेते हैं क्वेश्चन, के बाद ही कंप्लीमेंट करते हैं। क्या है, 1 है, 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। ठीक है, इसको क्या करने बोली है, माइनस करने बोला है। अगर मैं नहीं जाऊंगा हार्ड वाला ट्रिक्स में, जाऊंगा ही नहीं, तुम लोग को वैसे भी हार्ड नहीं। जो ऑफलाइन क्लास आते हैं ना बच्चों, मैं बता दूं कि मेरी जो ऑफलाइन है वो दुमका इंस्टीट्यूट में है। ठीक है, अगर कोई मेरे से पर्सनली मिलना चाहते हो तो दुमका में मेरे से मिल सकते हो। ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे ही दिया हूँ पहले, फिर से मैं दे देता हूँ। मिठाई लेके आना एग्जाम के बाद, 9508546023। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। किसी को मेरे से दुमका में मिलना हो तो दुमका में मिल सकते हो, और अगर दूर से हो तो वो कॉल करके भी अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो, है ना। दुमका में मिलना हो तो ये सिम को कॉल करके दुमका में मेरे से मिल सकते हो। ठीक है, खैर चलो, अभी मैं मैनेज करने जाऊंगा तो ये अभी मैं हार्ड ट्रिक नहीं जाऊंगा, ये हार्ड मैं अपना ऑफलाइन क्लास में बताता हूँ। ठीक है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तब मैं हार्ड बताता हूँ, वहाँ पर कुछ और भी जाती है, ट्रिक व्रिक के साथ जोड़ता हूँ ना। वहाँ पर बच्चों की एक्सप्रेशन देखता हूँ कि भाई समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ऑफलाइन में वही सब तो देखी जाती है ना, ऑनलाइन में कैसे तुम लोग करोगे वो तुम लोग को खुद मेहनत करनी पड़ती है। ऑफलाइन में क्या होती है ना, कि देखो पहले ताली एक हाथ से बजेगी क्या, दोनों हाथ लगाएंगे तभी ताली बजेगी, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। तो ऑफलाइन में जो जो बच्चे आते हैं, मैं एक हाथ से ताली बजाता हूँ, तो उधर से वो लोग ताली बजाने नहीं खोजती, मैं डंडा उठता हूँ, डंडा लेके उठता हूँ, ताली बजाओ बजाओ सर, मेरे को ताली बजानी नहीं आती, मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ, ले चटा, बजती है ताली। तो ये ऑफलाइन के साथ होती है। अब ऑनलाइन वाले को थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, खुद के अंदर से थोड़ा अपना डर लानी होगी, हाँ ये वो, और खुद से कैसे हाथ उठा के मेरे हाथों से ताली मारनी होगी, ताली बजानी होगी। ठीक है, तभी अगर तुम ताली बजा सको, हैं, तब अगर तुम ताली बजा लो तो तुम्हारा सॉल्व, नहीं तो क्या ही बोले हैं। तो अभी हार्ड नहीं, ट्रिक पे चलेंगे। इसके लिए ट्रिक क्या करना, ट्रिक में पहला वाला नंबर को ऐसा ही रहने दो, 1 1 0 1 0 1 0 1 0। इसी के सीधा सीधा में 1 था वो 0 बन गई, 0 था उसको 1 बना दो, 1 था 0 बना दो, 0 था 1 बना दो, 1 था 0 बन गई, 0 था 1 बन गई, 1 था 0 बन गई, 0 था 1 बन गई, 1 था 0 बन गई। अब इसको कर दो क्या, जोड़ दो। काम क्या कर रहे थे, जोड़ने का। अब इसको क्या कर दो, जोड़ दो। 0 + 0 0, 1 + 1, अच्छा काटो इसका मुंडी में 1 बचा कितना, 0, यहाँ पर 1, काटो इसका मुंडी 1 बचा कितना, 0, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ काटो इसका मुंडी 1 बचा क्या, 0, यहाँ कितना बचा 1, इसको काटो इसका मुंडी 1 बचा कितना, 0, इसको काटो इसके आगे 1 बचा कितना, 0, बचा कितना, 1। अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एक्स्ट्रा आ चुकी है। कितने डिजिट की थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट की थी। यहाँ पर तुम ध्यान दोगे एक ज्यादा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट की हो गई, एक ज्यादा हो गई। ये जो ज्यादा हुई इसको ले आओ नीचे और फिर से जोड़ो, फिर से क्या कर दो, जोड़ दो। कितनी हो जाएगी, 0 + 1 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0। वैसे आगे वाला 0 का कोई वैल्यू होते नहीं है, इसको मैं ना लिखूं। ठीक है, तो ये हो गई क्या, आंसर। ठीक है, मैंने बोला कि क्वेश्चन में मैंने और एक चीज ऐड कर दिया।
गिव आंसर इन 1s कंप्लीमेंट, कि इस आंसर को 1s कंप्लीमेंट में दो। तो जब ऐसा लिख दे तो क्या करनी है, ये माइनस करके तो आंसर ले आए, अब इसका कंप्लीमेंट कर दो। तो 1 का कंप्लीमेंट क्या हो गई, 0, 0 का 1, 1 का 0, फिर 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0 हो गई, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गई इसकी आंसर। ठीक है, किसकी आंसर हो गई, तो 1s का आंसर हो गई। अगर क्वेश्चन में बोल दिया ये 1 नंबर, दूसरा में बोल दिया गिव आंसर इन 2s कंप्लीमेंट, कि आंसर जो है 2s कंप्लीमेंट में दो। तो जब 2s कंप्लीमेंट की बात करें तो इस ये मेरा 1s निकल गया, 1s निकालना ही है। उसके बाद क्या करनी है, 1s निकालने के बाद फिर इसमें 1 को फिर ऐड कर देनी है। कहाँ से लाएंगे 1, अपना मन से ले आओ, ऐड कर दो। तो 0 + 1 क्या हो गई, 1 हो गई, 1 0 1 0 1। तो ये जो आंसर हो गई, ये किसकी आंसर हो गई, ये 2s की आंसर हो गई। हाँ, ये किसकी आंसर हो गई, 2s की आंसर हो गई। समझ में आया सर, चलो समझ में आ गया। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो लिखो, 1 1 0 1 0 1, उधर से पीछे से 1 1 0 1 0 1, फिर है 1, यानी आगे लगा दो 0, बराबर हो गई। माइनस करने बोल रही है, माइनस करने बोल रही है, लेकिन मैं हूं उल्टा आदमी, मैं बोलूंगा, मैं जोड़ के तुमको दिखा दूंगा भाई आंसर। कीजिए सर, ऊपर वाला की उसी तरह 0 1 1 0 1 0 1, नीचे वाली 1 के बदले हो जाएगी 0, 1 के बदले 0, 0 के बदले 1, 1 के बदले 0, 0 के बदले 1, 1 के बदले 0, फिर 1 के बदले 0। अब कर दो इसको जोड़ो, तो 1 का 1 हो जाएगी, 0 का 0, ये कटेगी, इसका मुंडी में 1, यहाँ बचेगी 0, यहाँ 1, इसके मुंडी कटेगी, यहाँ 1 बचेगी, कितनी 0, ये कटेगी, इसके मुंडी 1 बची, कितनी 0 1। अगर तुम ध्यान दोगे बच्चों, कितनी डिजिट की थी ये क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर अलर्ट हो जाना, क्यों, यहाँ पे 9 डिजिट थी, आंसर 10 डिजिट में आई थी, एगो नीचे भेज दिए थे। यहाँ पे 7 डिजिट की है, आंसर भी 7 डिजिट की आ रही है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो यहाँ एक्स्ट्रा आना चाहिए था नहीं आया, तो ये गलत है। ये क्या है बच्चों, ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, मैंने बोला कि 25 जो है घटाओ 40 में। ठीक है, 25 को घटाओ 40 में, तुम घटा पाओगे, घटाओ तो 25 को 40 से, घटाओ। तो तुम लोग ऐसे करते हो, 40 में 25 गया, कैसे, उधर से 0 लिए 10, 10 में 5 गई 5, चार उसके 3 में 2 गई 1, आगे लगा दिए माइनस, -15। क्यों किए भाई, हैं, क्यों किए, सर बड़ी नंबर था इसीलिए, तो हम भी बोलेंगे यहाँ बड़ी नंबर थी इसीलिए। ठीक है, तो जब ऐसा सिचुएशन हो तो ये वाला जो नंबर है इसको बना देना फर्स्ट, और इसको बना देना सेकेंड। ठीक है, इसको बना देना फर्स्ट और उसको बना देनी सेकेंड। तो फर्स्ट नंबर वो हो जाए 1 1 0 1 0 1 1, दूसरी नंबर ये है पीछे से 1 0 1 0, फिर 1 फिर 1, आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते हो अपने मन से। माइनस करने बोलना है ना, माइनस करने बोलना है, तो माइनस नहीं, हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाला को पलट देंगे, 1 1 0 1 0 1 1, नीचे वाला को पलटो, 1 से हो गया 0, 0 का हो गया 1,
वन का हो गया जीरो, जीरो का हो गया वन, वन का हो गया जीरो, फिर वन का हो गया जीरो, फिर जीरो का हो गया वन। इसको कर दो जोड़ दो, इसको कर दो जोड़ दो। तो चलो जोड़ते हैं। तो वन का वन, ये काटो इसका मुंडी में वन, बचा कि जीरो, फिर वन, इसको काटो इसका मुंडी में वन, बचा कितना जीरो, फिर कितनी बची वन, फिर कितनी बची वन, इसको काटो इसके आगे वन, बची कितनी जीरो, आई वन। ये आई एक्स्ट्रा, आई तो नीचे जाई और जाई और फिर से प्लस हो जाई। तो वन प्लस वन काटो, इसका मुंडी में वन, बचा कितना जीरो, फिर बचा वन, फिर बचा वन, फिर बचा जीरो, फिर बचा वन, फिर वन। तो ये क्या है, आंसर है। आगे जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसी करनी है और आगे क्या लगा देनी है, माइनस लगा देनी है, माइनस लगानी भूलनी नहीं है। तब इसका हुआ ये राइट आंसर। आगे क्या रहेगी, माइनस रहेगी। क्यों, क्योंकि आपने पहले इसको लिखा बाद में इसको लिखा, तो आगे आपको माइनस लगानी होगी। जैसे आप लोग लगाते हैं अपना वाला दुनिया में नंबर में, उसी प्रकार बाइनरी वाला दुनिया में भी लगानी होती है। ठीक है, उसी प्रकार बाइनरी में लगानी होती है। मैं बोला था एक वो -13 वाला ना, एक साल एग्जामिनर ने फंसा दिया। सोचिए इतना बच्चा को पढ़ाने के बाद भी बच्चा को एक क्वेश्चन फंसा दिया था। एक गलती करके आ गया खुद के, मेरे बच्चों ने, मतलब नंबर सिस्टम का उसका हर एक चीज पढ़ा देने के बाद भी वो गलती करके आया। एग्जामिनर ने डाला क्या, -13 का 2s निकालने बोला था। -13 का 2s सब बच्चों ने जो मन सो मारा, कोई ए, कोई बी, कोई सी, कोई नन ऑफ दिस। भाई इसका राइट आंसर सी था। कैसे निकालते इसको, ये माइनस से कोई लेना देना था ही नहीं। पहले तुम 13 को निकालो ना, माइनस को गोली मारो। माइनस को मैंने बोला गोली मारो, पहले तुम 13 का निकालो। 13 का कैसे निकालेंगे 2s, तो 13 क्या है, डेसिमल नंबर है। इसको बनाना होगा बाइनरी। कैसे बनाएंगे, 2 से भाग देंगे और यहाँ पर रिमाइंडर लिखेंगे। यानी कितने बार में जाएगी, 6 दूनी 12, शेषफल बचेगी 1, फिर 2 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, शेषफल बचेगी फिर 0, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, शेषफल बचेगी 1, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 जीरो जा जीरो, शेषफल बचेगी 1। इसको नीचे से ऊपर लिख देंगे, कितनी हो गई 1 1 0 1, यही हो गई, हो गई। अब इसका 2s करनी है तो पहले क्या करनी होगी, 1s निकालनी होगी। 1s के लिए क्या है, इसको उल्टा कर दो, 1 का बदल गया क्या जीरो, जीरो हो गया 1, और 1 का हो गया जीरो, फिर 1 का हो गया क्या जीरो। ठीक है, अब जो है 2s का निकालनी है, तो इसी में क्या कर दो, +1 कर दो। तो 1 + 1 हो गई, फिर यहाँ 1 हो गई, तो ये हो गई 2s की आंसर। क्या हो गई, 2s की आंसर हो गई। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार थी। आप लोग को फंसे ना, ये भी बता दिए। तो ये होती है पूरी नंबर सिस्टम की क्लास खत्म। और इससे पहले फंडामेंटल में जितने भी टॉपिक हैं, आपके एग्जाम में एक भी एमसीक्यू बाहर नहीं जाएंगे। जिसको नोट्स चाहिए कॉल करें, इससे पहले मैं नंबर दे चुका हूं, नोट्स ले लें। और इसका पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देखें, ये पार्ट 2 है। फिर इसके बाद जो है वो आएगी आपकी और भी बहुत सारे वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाइए देख लीजिए क्या क्या वीडियो है। ठीक है, क्या क्या वीडियो होगी, आपकी PYQ होगी 3 गो, एक 2024, 2023, 2020 या 2019 की जो भी होगी, दोनों में से एक होगी आपकी। और होगी, और जो है C++ के ट्रिक, वहां से 30 MCQ बिल्कुल एज इट इज पूछे जाएंगे, और इससे 10 या 12 MCQ एज इट इज पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं। आप लोग इसी तरह डीडी पाठशाला को प्यार देते रहिए। ठीक है, आप लोग ये क्लास दे दीजिए। और आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोगों ने सोचा कि सर इतना अच्छा क्लास में मिस कर गया, काश में पहले पढ़ा होता 1 महीना पहले, मैं बता दूं कि अगर आप लोग दुमका में है तो वो तो डायरेक्ट मेरे से मिल सकते हैं। या फिर अगर आप लोग बाहर से हो, कहीं से भी हो, झारखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी
घर के हो, क्योंकि ये घर घर की पाठशाला है, तो आप लोगों के लिए मात्र 499 रुपीज में एक साइंस की और आर्ट्स की अलग, आर्ट्स की भी 499, साइंस की 499 में एक बैच आ रही है। पूरे साल भर उसी से कंप्लीट हो जाएगी। डीडी पाठशाला की ऐप है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, उसी में आएगी। हर एक सब्जेक्ट की वहां पे पढ़ाई होगी, नोट्स होगी, लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, आपकी PYQ क्वेश्चन मिलेगी, मॉक टेस्ट होगी, आप लिख के टेस्ट होगी, सभी स्टूडेंट का रिपोर्ट भी लिया जाएगा, आपको हर एक डाउट को क्लियर भी कराया जाएगा। सारे चीज आपको एक साल में प्रोबेबिलिटी कराई जाएगी। जिस बच्चों का ये पैसा की प्रॉब्लम है, वो हम डीडी पाठशाला की ओर से ये कदम उठाई गई है, और आने वाले 2027 एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने जा रही है डीडी पाठशाला। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि आप लोग को कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन और इंफॉर्मेशन मिलते रहेगी। और बैच लेना भूले ना, ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका फिर दोबारा ना मिले। इसीलिए 11th के बाद भी हम लोग से जुड़ी रहनी है। ठीक है, चलो बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद। स्टॉप कर